कुछ दिन पहले अमृता ने मुझे एक रील भेजी। जो पति अपनी पत्नी के रोज पांव दबाता है, पत्नी लक्ष्मी है, तो आपके घर में और लक्ष्मी आएगी। मैंने इनको बोला, मैं कहा जब तक एक दूसरे का गला नहीं दबा रहे तब तक सब कुछ ठीक है। तो हमने सोचा नहीं, हम तो छोटा परिवार और करते करते तो एक जना बैठा अकेले कमरे के अंदर, अपना लैपटॉप, अपना फोन और एक डॉग। भारत वो देश और संस्कृति नहीं है जिसमें डिप्रेशन होना चाहिए। मेरे को तो मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं बोला आई लव यू। What do you think are the right reasons to get married if you want to? I would say, what is the right reason for you to have kids? तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा जुड़ेगा, तुम इतना अच्छा एडजस्ट करोगे कि तुम्हारी अर्थी वहां से जाएगी। मतलब you'll always be there. This is actually a blessing. धीरे धीरे बाहर रिश्ते में होते हुए बाहर रिश्ते जोड़ना। हम ओल्ड फैशन नहीं है, हम न्यू फैशन नहीं है, हम राइट फैशन पे होने चाहिए जो सोल के लिए राइट है। सबसे मुश्किल सिचुएशन एक कपल की लाइफ में तब होती है जब दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने नजरिए से सही होते हैं। तो अब ये रजामंदी कहाँ पे होगी? I want to give you one situation, okay? Now let's हमारी? say, हाँ. How do we deal with a breakup? How do we heal after a breakup? इमोशनली इंडिपेंडेंट मतलब यू कांट हर्ट मी। आई ऑलवेज टेल देम, उनके तो खुद के रिश्ते नहीं संभाले जा रहे उनसे। Couple of things. बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इन 2025। मैं अनमोल, मेरे साथ में अमृता, एंड दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट इन 2025 on couple of things. Yeah, and what better note? आज का जो पॉडकास्ट है, we're going to start on a divine note. Yes, इससे बेहतर शुरुआत 2025 की हमारे हिसाब से हो नहीं सकती थी, बिकॉज हमारे साथ में हम सबकी स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर दीदी बीके, सिस्टर शिवानी। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम इस पॉडकास्ट की तैयारी इतने वक्त से कर रहे हैं कि शायद अब करेंगे। फाइनली इतने खूबसूरत नोट पे हो रहा है। तो कहते हैं ना, कोई बार इंतजार जो हो रहा है किसी पर्पस के लिए हो रहा था। हम एक चीज सीखते हैं कि हर सीन कल्याणकारी है और जो होना है वो सही समय पर होगा जी। लेकिन हम जीवन में कई बार कहते रहते हैं हो नहीं रहा, गलत हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑलवेज हैव दैट रिलेशनशिप विद टाइम ऑल्सो। राइट। तो खुद के साथ रिश्ता, परमात्मा के साथ रिश्ता, लोगों के साथ रिश्ता, समय के साथ रिश्ता। क्या बात तो समय के साथ जब रिश्ता बनाते हैं ना, तो हमें निश्चय होता है कि हम और समय गेट अलोंग वेरी वेल। Wow, that's a lovely टाइम एंड मी गेट अलोंग वेल। way of. तो समय की रिस्पेक्ट करो, समय का ध्यान रखो, समय आपका ध्यान रखता है और राइट समय पे जो होना है वो राइट अपने आप होता जाता है। क्या बात है। तो अगर समय की बात हो रही है, जिस समय में हम रहते हैं उसमें सिस्टर, व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफर्मेशंस दैट वी कुड डू डेली इन 2025? हर एक की एफर्मेशन अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या प्रायोरिटी है। लेकिन ज़्यादातर हम एफर्मेशंस बाहर की चीज़ों के लिए करते हैं, यू नो, अचीवमेंट्स के लिए या कोई परफॉर्मेंस के लिए, जैसे स्पोर्ट्स में करेंगे, आर्ट्स में करेंगे, थिएटर में करेंगे, या बच्चे एग्ज़ाम के लिए करेंगे, यू नो। सो नॉर्मली समवेयर हमारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, अफर्मेशन इज़ टू अचीव समथिंग। लाइक क्या कोई अफर्मेशन करते हैं मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला, इट्स ओके। बट स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है अफर्मेशंस यहाँ के लिए करनी है। मतलब अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए, अपनी नेचर को चेंज करने के लिए। आजकल जब भी प्रोग्राम्स करते हैं पब्लिक इवेंट्स पे, इवन अगर बिग गैदरिंग है 2, 5, 10,000 भी, तो आई जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, खुशी किसको चाहिए? ट्रस्ट मी, मीन इट्स अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। लेकिन 1 सेकेंड से कम में सबके हाथ उठ जाते हैं। क्या बात है। बिना देखे कि अरे कौन उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, या सबके सामने मुझे उठाना चाहिए, नहीं उठाना। इट्स अ सरप्राइज फॉर मी कि ये क्या हो गया सडनली। मतलब एवरीबडी जस्ट गोज लाइक दिस। तो इट्स अ वेक अप कॉल कि हम इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने इतना कुछ अचीव कर लिया और अब हम कह रहे हैं कि खुशी चाहिए के लिए हाथ उठा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अफर्मेशन तो है आई एम हैप्पी ऑलवेज। बिकॉज इफ आई कीप सेइंग खुशी चाहिए चाहिए चाहिए, देन दैट आल्सो बिकम्स एन अफर्मेशन ना। तो फिर वो चाहिए में ही हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, आई एम अ हैप्पी सोल। सो दैट इज वन
मेन अफर्मेशन। दूसरी चीज़ जो फिर हम उनसे सेकंड पूछते हैं कि शांति किसको चाहिए, तो उसमें भी सबका हाथ उठता है। और तीसरी चीज़ पूछते हैं प्यार किसको चाहिए, तो उसमें भी सबका हाथ उठता है, क्योंकि यहाँ का ध्यान नहीं रख रहे ना, तो जो नॉर्मल नेचर है वो एक्सपीरियंस नहीं हो रही। तो अगर वो कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, आई एम पीसफुल इन एवरी सिचुएशन, आई एम अ लवफुल सोल who radiates love and respect to everyone, which means सामने वाले का व्यवहार, संस्कार अलग हो सकता है, लेकिन मेरा स्वभाव स्नेह और सम्मान, लव एंड रिस्पेक्ट। Wow. तो ये 3 चीज़ें अगर हम अपने अफर्मेशन में कर ले, ऑलवेज हैप्पी, पीसफुल इन एवरी सिचुएशन एंड लवफुल एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरी सोल, Wow. नॉट ओनली टू दोज हु आर नाइस टू अस। मतलब वो तो आसान है ना, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, हम भी उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, कोई हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, हम उनको दे रहे हैं, कोई हमें बहुत दे रहा है तो हम उनको बहुत दे रहे हैं, कोई हमें कम दे रहा है तो हम उनको कम दे रहे हैं। तो वी आर मोर लाइक जस्ट reacting to एंड मोर लाइक अ exchange जेरोक्स of- मशीन, Yeah. वापस वही बिहेवियर कर रहे हैं। लोग अपने अपने वाइब्रेशन पर होंगे इस समय, हमें ऐसे बनना है, देने वाला, प्यार चाहिए वाला नहीं। प्यार चाहिए इज नॉट अ राइट एनर्जी। लव इज माई नेचर एंड लव इज वॉट आई गिव। ये अफर्मेशन बना लीजिए और तीनों चीज़ों में हाथ नीचे कर लीजिए, और नीचे करके हाथ को ऐसे कर लीजिए। मांगने वाला हाथ नहीं करना, देने वाला करना। आपने प्यार की बात की और देखिए कितनी खूबसूरती से ये उसी तरफ इट्स फ्लोइंग इन द डायरेक्शन व्हिच इज ऑल अबाउट आवर चैनल, बिकॉज हमारा चैनल ही प्यार और रिश्तों को डेडिकेटेड है। जब हमने 3 साल पहले इस चैनल के बारे में सोचा और अपने अपने करियर्स को देखा, हमने कहा हाँ भाई करियर बड़ा ज़रूरी होता है सबके लिए, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारी ज़िंदगानी के। लेकिन ये पिलर्स का मज़ा हम तब तक नहीं उठा सकते जब तक वो 4th पिलर यानी कि जो हमारा प्यार, जो हमारा पार्टनर है, वो स्ट्रांग ना हो। वो स्ट्रांग है, ये चीज़ें थोड़ी कम भी हैं, चल जाता है, मज़ा आ जाता है। लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है, बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा भी हैं, तो मज़ा नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है, हम इस एक पिलर पे काम करना शुरू करते हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे। तो हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि एक ऐसे चैनल की शुरुआत की और हम प्यार मोहब्बत के बारे में बात करना चाह रहे थे। और आते आते जहन में दीदी एक ख्याल आया कि हमारे अंदर की इमोशनल नीड को पूरा करता है वो प्यार, वो एक पार्टनर। हमारे अंदर की फिजिकल नीड को पूरा करता है, बहुत सी नीड्स को पूरा करता है प्यार। तो हमें लगा कि यार हम जिस इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं वो तो बड़ा सेल्फिश इमोशन हुआ प्यार, नहीं? क्योंकि आपने वोकैबुलरी चेंज किया। अच्छा। आपने कहा नीड्स को पूरा करता है। जी। अगर आप ऐसा सोचेंगी तो वो भी ऐसा ही सोचेंगे। तो दोनों जने कह रहे हैं कि सामने वाला मेरी नीड्स को पूरा करता है। तो दोनों के हाथ कैसे हो गए? ऑलराइट, ओके। नाउ व्हाट टू डू? दोनों ऐसे खड़े हैं। राइट। तो आजकल जब हमारे पास कुछ कपल्स आते हैं जो सोच रहे हैं कि उनको इकट्ठे नहीं रहना है, जी। एंड दे कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। पहले भी होता था, पहले तो नहीं होता था खैर, बट पिछले 5-10 साल में होता था ज़्यादा। लेकिन लोग अपने कॉन्क्रीट रीज़न के साथ आते थे कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। और अगर रीज़न होता है तो सोल्यूशन भी, यू कैन वर्क ऑन अ सोल्यूशन, एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें भी वर्क कर सकते हैं अगर हम हीलिंग करवाते हैं सामने वाले की, उसका ध्यान रखते हैं, कंपैशन। बट उसके अलावा देयर शुड बी नो रीज़न टू सेपरेट, लाइक। तो फिर भी कुछ इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज के बारे में बात कर। आजकल बहुत सारे कपल्स आ रहे हैं विदाउट रीज़न। तो उनको पूछो पर अलग क्यों होना है? कहते बस जस्ट। कहते जस्ट तो कोई अलग नहीं होता है ऐसे। कहते आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, दैट्स द लाइन। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। तो जो आप कह रहे हैं वो नीड वो फुलफिल नहीं हो रही है। राइट। कि इमोशनली दूसरा मुझे कुछ नहीं दे पा रहा है। तो इमोशनली दूसरा नहीं दे पा रहा, क्या आप इमोशनली दे पा रहे हैं? बिकॉज द अदर पर्सन इज ऑल्सो सेइंग आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। राइट। तो इट्स लाइक एक कप आपका है, एक कप मेरा है। मैं सोच रही हूँ आप अपने कप से मेरे कप में पानी डालेंगे, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने कप से आपके कप में पानी डालूंगी। हम दोनों चाहते भी हैं एक दूसरे के कप में वो पानी डालना, लेकिन हम अपने कप में भरने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने सोचा दूसरा भरेगा ना मेरा कप। राइट राइट राइट। और दूसरे ने भी सोचा ये दूसरा भरेगा मेरा कप। रिश्ता वाज नॉट दैट। रिश्ता वाज दोनों को अपना अपना कप खुद भरना है।
मतलब अपने आप को खुद एनर्जाइज करना है, प्यार, खुशी, शांति, ये संस्कार को बढ़ाना है और फिर वो तो जस्ट रेडिएट करना है, इट जस्ट हैज टू फ्लो। तो दोनों में से अगर एक भी कर लेता है, रिश्ता इज ब्यूटीफुल, रिश्ता इज परफेक्ट। दोनों को भी करने की जरूरत नहीं है टू बिगिन विद। इफ वन बिकम्स अ गिवर, रिश्ता इज वेरी सिंपल। लेकिन आप सोचो ना, दोनों ऐसे खड़े हैं राइट, और फिर दोनों मांग रहे हैं, फिर मांगने पे भी नहीं मिलता, फिर मिलता तो नहीं, खैर जितना थोड़ा सा मेरे पास पानी था वो भी गिर जाता है झगड़े के अंदर। सी, तो इवन दैट फिनिशेस ऑफ। धीरे धीरे आपको लगता है कि कितना स्ट्रगल है, तो फिर ऑटोमेटिकली फिर वो फीलिंग आएगी कि व्हाट इज द पर्पस, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस रिश्ते के अंदर, इससे अच्छा तो आई एम फाइन अलोन। राइट, तो वो रिश्ता बर्डन लगने लगता है, वो रिश्ता एक एनर्जी डिप्लीटर बन जाता है। हमने सोचा था वो एनर्जी देगा, राइट, लेकिन वही रिश्ता हमारी एनर्जी खींचने लग जाता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि दूसरा खींच रहा है वो एनर्जी, वो इसलिए कि मैं अपने आप को रोज एनर्जाइज नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो फिर मुझे हर चीज में स्ट्रगल 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 लग रही है। फिर हर बात में ऑफेंड हो जाना, थोड़ा नाराज हो जाना, इरिटेट हो जाना, दुखी हो जाना। तो वो जितनी बैटरी थोड़ी है भी, वो रोज थोड़ी 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 कम होती रहती है। फिर हमें लगता है कि इस रिश्ते में आने के बाद तो मेरी खुशी बढ़ने की बजाय घटी है। सो देन आई ब्लेम द रिलेशनशिप फॉर इट, एक्चुअली नॉट टू ब्लेम द रिलेशनशिप फॉर इट। वो रिश्ता इज नॉट द कॉज खुशी कम होने का। मैंने अपने आप को एनर्जाइज नहीं किया टू बी एबल टू एडजस्ट, टू बी एबल टू एक्सेप्ट ऑलरेडी, वो किया नहीं है। तो फिर मुझे छोटी छोटी बातों में दुख हो रहा है, छोटी छोटी बातें हर्ट हो रही हैं, छोटी छोटी बातों में नाराजगी है। चलो हो गई, छोड़ी नहीं जा रही है, उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर पा रहे बात को। तो फिर वो जो बैटरी इधर थोड़ी सी है ना, वो और कम होती है और फिर हम उसका ब्लेम रिश्ते पे डाल देते हैं या दूसरे पे डाल देते हैं। एंड देन वी से ओके, देन आई डोंट वांट टू लिव विद दिस पर्सन because first I said this person will be the cause of my happiness. Now I'm saying this person is the cause of my pain. तो दोनों केस में मैंने उंगली तो सामने वाले पे ही रख दी। राइट। मैंने सोचा ये व्यक्ति मुझे खुशी देगा। अपना घर छोड़ के, घर से भाग के लोग शादी कर लेते हैं आजकल। इतना उनको समझाओ, कहते नहीं, यू डोंट वरी, वील बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। क्योंकि हमने सोचा वो हमें खुशी देगा। तो पहले हमने सोचा वो खुशी देंगे, अब सोच रहे हैं वो खुशी दर्द दे रहे हैं। सो यहाँ नहीं ध्यान रखो ना, तो हमेशा उंगली बाहर ही जाती है। तो उस वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम दोनों इमोशनली फुलफिल्ड इस रिश्ते में आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे, भरपूर आ रहे हैं और रोज अपने आप को भर भी रहे हैं। और अगर किसी भी दिन सामने वाले के पास कम है तो मैं देने वाला, मैं ऐसे वाला नहीं। बोथ विल हैव टू थिंक आई एम द गिवर। तो रोज अपने आप को वो स्पिरिचुअल एनर्जाइज करने के लिए ये एफर्मेशन जरूरी है। हाँ, मतलब हर एक अपना अपना मेथड कुछ भी यूज करे, जो व्हाटएवर दे लाइक। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो बैटरी को डिप्लीट कर रहे हैं। रिश्ते पहले भी थे, ऐसे नहीं है ना अभी रिश्ते बने हैं। शायद ज्यादा रिश्ते थे, मतलब हम बड़ी फैमिलीज में रहते थे, राइट। अभी तो क्या 2, 3, 4 लोगों को रहना है। तो हम कभी सोचें कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक घर में कैसे रहते थे। पर जब हम मुड़ के उनको देखते हैं तो हमें लगता है दे वर विक्टिम्स। तो हम कहते ओ मेरी मम्मी को तो बहुत सफ़र करना पड़ा, मेरी मम्मी को तो हमें लगता है जैसे कि वो विक्टिम्स थे और मुझे वैसा विक्टिम नहीं बनना। हमें लगता है, बट ऐसा नहीं है। एडजस्ट करना इज पार्ट ऑफ लाइफ, झुकना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बातों को एक सेकंड में खत्म करना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमने सोचा ये सब मुझे नहीं करना, ये मेरी शक्ति घटाएगा, ये हमने सोचा। तो हमने सोचा नहीं, हम तो छोटा परिवार छोटा करते करते तो वो बहुत ही छोटा होता जा रहा है। और करते करते तो एक जना बैठा अकेले कमरे के अंदर, अपना लैपटॉप, अपना फोन और एक डॉग, उसके साथ क्यूट रिश्ता बन जाता है सबका आजकल। क्योंकि हमने सोचा वो हमारी शक्ति को घटाएगा, बट एक्चुअली वो हमारी शक्ति को बढ़ाता है। इफ आई बेंड इट स्ट्रेंथन्स मी, लेकिन इफ आई स्टे लाइक दिस आई एम स्टिफ, दैट्स नॉट स्ट्रेंथ। तो जितना हम झुकते थे, एडजस्ट करते थे, हम कितने लोगों के साथ एडजस्ट कर सकते थे। हमारी रेजिलियंस हाई थी। तो 30-40 इयर्स पहले हमको डिप्रेशन वर्ड नहीं पता था। तो डिप्रेशन तो उनको होना चाहिए था ना जिनको 10-15 लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता था, उनको होना चाहिए था ना डिप्रेशन, इफ दैट वाज अ विक्टिम फीलिंग। हाँ, वो 2 मिनट रो लेते थे तो कोई बात नहीं,
अगर मैं बेंड हुई, मेरे को दर्द हुआ, मैं 2 मिनट रो ली, लेकिन फिर उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल। 2 मिनट नाराज हो जाते थे, लेकिन उतने कमरे ही नहीं थे कि अलग अलग कमरे में जाके रह सकते थे, अपने आप ही ठीक हो जाते थे। सो दिस बिल्ड्स अप रेजिलियंस, दिस बिल्ड्स अप रेजिलियंस। लेकिन हमने सोचा दैट इज विक्टिम, हम ऐसी जीवन नहीं जिएंगे, तो हम छोटे 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 परिवार करते गए। जितना हम छोटा परिवार करते गए, हमें बेंड नहीं करना पड़ा, हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ा, हमें लेट गो नहीं करना पड़ा। हमें सोचा दैट इज गुड, बट एक्चुअली उसने हमें इमोशनली वीक बनाना शुरू कर दिया। तो इतना वीक हो गए कि अब हम वो 2 लोग भी नहीं कर पा रहे। My God. अब हम 2 Absolutely लोग भी right. नहीं कर पा रहे ना। Yeah. इसीलिए फिर डिवोर्स बढ़ गए। जब आप और मैं स्कूल में थे कितना डिवोर्स, मतलब इट वाज सो रेयर, एटलीस्ट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज, इट वाज सो रेयर कि मतलब कोई बताता भी नहीं था अगर होता था, Absolutely. बिकॉज इट वाज टेकन लाइक अ Stigma, स्टिग्मा। yeah. क्योंकि जो चीज़ नहीं होती वो स्टिग्मेटाइज्ड होगी कि ये तो मतलब ये गलत है, और सिखाया भी जाता था ना ये गलत है, आप निभाओ रिश्तों को। अब आज के बच्चे कहेंगे देखो कैसे बोलते थे, निभाओ, वापस मत आओ, उधर रहो, सो दे फील वो वोकैबुलरी गलत है। अब आज के पेरेंट्स बोलते थे हम बैठे, आप कभी भी आ जाना वापस, तो हमें लगता है दैट इज बेटर, बट नहीं। अगर आज आप अपने बच्चे को स्विमिंग पूल में डालते हो तो आप बोलोगे बाहर नहीं आना, कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं ध्यान रख रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे जब चाहिए वापस आ जाना, वो तो फट पहले ही से आ डर जाएगा। में वापस आ जाएगा। सो it looks like that was difficult, but actually this is difficult now. ये difficult हो चुका है अब कि हमारे रिश्ते में हम वो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे हैं एंड इमोशनली खुद अफेक्टेड हैं, और अब वो इमोशनल नहीं, अब वो फिर एक मेंटल हेल्थ इशू बन जाता है। वो बन गया। अगर हम जॉइंट फैमिलीज में आज होते हैं ना तो ये सब नहीं होता। भारत वो देश और संस्कृति नहीं है जिसमें डिप्रेशन होना चाहिए। डिप्रेशन वहाँ होता है जहाँ हम अकेले रहते हैं। जैसे कुछ देशों में पॉपुलेशन कम है, छोटे परिवार हैं, बच्चे यंग एज में चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रहते हैं, उसमें फिर अगर एक पार्टनर नहीं है, तो ये देश ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो अकेले रहने की जगह नहीं मिलेगी। बट वाई डू वी हैव डिप्रेशन टुडे? वाई इज इट इंक्रीजिंग? लो इमोशनल रेजिलियंस। राइट। तो रिश्तों में रेजिलियंस बहुत अच्छी बनती है। एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए और वायलेंस नहीं सहन करना चाहिए। बाकी संस्कारों के साथ वो तो करना चाहिए। वी आर सो लकी दैट हम एज अ कपल आपके सामने बैठ के ये बातें कर रहे हैं, और हम आपके साथ माउंट आबू में जो हमारी मुलाकात थी वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। इनफैक्ट जो लोग देख रहे हैं, अगर आप उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट देखें जिन्हें आप प्यार करते हैं, तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है आप इससे यू विल टेक अवे फ्रॉम दिस। एंड एक बहुत हमें सवाल आता है लोगों से कि अरे हम तो सिंगल हैं, हमारा क्या? तो हम आज की शुरुआत वहीं से करते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके इतने क्वेश्चन आते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें हमारा प्यार कब कहाँ मिलेगा। दे आर सिंगल एंड दे आर जस्ट सिंगल, दे डोंट वांट टू बी सिंगल, दे वांट टू बी विद समबडी, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड लव। अगेन द लाइन, फाइंड लव। ओके, लाइन वो है ना, लाइन चेंज करनी है, वोकैबुलरी चेंज करनी है। अगेन ऐसे जा रहे, ओके, ऐसे नहीं जाना है रिश्तों में, क्योंकि जिसको आप ढूंढ रहे हो फिर वो भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर अभी लगेगा फाइंड किया, थोड़े दिन के बाद लगेगा देयर इज नो लव इन दिस रिलेशनशिप, फिर क्या करेंगे? अगला सवाल यही था मेरा। फिर क्या करेंगे? तो फाइंड करने नहीं जाना है, पहले बी लवफुल, क्रिएट, बी वाइब्रेंट, बी हैप्पी, अपना ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें। डोंट गो इनटू अ रिलेशनशिप क्योंकि मैं खाली हूँ कोई भर देगा। राइट, ओके। वो फंडामेंटल रीजन है कि क्यों कॉम्प्लिकेशन आ रही है। मेरा जीवन में खुशी नहीं है, कोई और आएगा तो भर देगा। किसी ने मेरे साथ अच्छी बात कर ली, मुझे बहुत प्रेज किया, मुझे बहुत अच्छा वर्ड्स बोले, तो वो मेरा बर्तन इतना खाली होता है कि मैं उसी से खुश हो जाती हूँ। और फिर मुझे वो एक स्टिमुलस की तरह होता है, क्योंकि मैं खुद से प्यारा सा रिश्ता बनाया नहीं है, और Always looking for validation. validation and just someone saying that oh you mean everything to me, oh it makes you feel so good. अच्छा, मतलब मैं important हूँ। So it is actually not about the other person. It is about what the other person is saying about me which makes me feel good.
राइट। और उसी थोड़े दिन के बाद जब वो अदर पर्सन वो सारी लाइंस बोलना बंद कर देते हैं, तो तुम तो वैसे तो ना वो थे। मेरी डोज तो गई ना फिर, विच वॉज मेकिंग मी फील गुड। देन आई से लाइक अब तो हमारे रिश्ते में प्यार नहीं, क्यों, कहाँ गया, कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन वो वाले वर्ड्स नहीं आ रहे ना अभी जो मुझे अच्छा फील करा रहे थे। राइट। तो फिर हम जबरदस्ती वो वर्ड्स बोलते रहते एक दूसरे को कि भाई तुम खुश रहना, ये तुम्हारा आज का डोज। नो, डू यू थिंक आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एवर सेड आई लव यू टू ईच अदर? मेरे को तो मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं बोला आई लव यू। मैंने तो नहीं सुना ना, उनको एक दूसरे को बोलते हुए मैंने सुना है, और ना उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं थी, ओके। सुनाने की जरूरत नहीं थी। अभी तो सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं दूसरे को, फॉर द वर्ल्ड टू सी दैट आई एम राइटिंग दिस, व्हाट आर वी डूइंग? या जितना बाह्य होती जाएगी ना सारी चीजें, इसका मतलब अंदर कुछ खाली है, इसलिए इतना करना पड़ रहा है एफर्ट। हमको क्यों नहीं बोलना पड़ रहा था आई लव यू टू ईच अदर, टू आवर पेरेंट्स? मैंने नहीं बोला कभी मेरे मम्मी पापा को आई लव यू, उन्होंने भी नहीं कभी बोला, क्योंकि ये बोलने की चीज ही नहीं थी। हम तो पले ही उस प्यार से ना, रिश्ते होते ही प्यार और सम्मान है, लेकिन वो लाइनें फिर हमारे लिए एक स्टिमुलस होती है और कुछ भी नहीं है। क्या बात है। और इसीलिए जैसे जैसे एक रिश्ता, अब शादी हो गई, पहले बात करने का तरीका अलग होगा किसी का, दो लोगों के एक दूसरे के साथ। अच्छा शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5, कब तक वैसी वाली लाइनें बोलते रहेंगे, सेम चीज? यू ऑल्सो हैव टू ग्रो, मैच्योर। वो कॉलेज के दिन थे। देन मेनी पीपल से नाउ माई पार्टनर हैज चेंज्ड। तो हम कहते हैं नहीं, चेंज नहीं, वो तो वाइजर ही हुए होंगे समय के साथ, मैच्योर ही हुए होंगे। नहीं, अब वो वैसी वाली बातें नहीं बोलते, अब वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। तो तुम किस चीज की खोज में हो? It's not that there's anything not right with your partner. It's just that आपको आपकी डोज ऑफ वो वर्ड्स जो आपको अपने बारे में अच्छा फील कराती है, वो लैकिंग लग रही है। राइट। कितनी डिपेंडेंसी और एडिक्शन है। जी। दिस इज जस्ट एन एडिक्शन, इट इज जस्ट एन एडिक्शन। 10 दिन अपने को अफर्मेशन दे दो, 10 दिन अपने आप को अफर्मेशन दे दो, आई नीड नथिंग, मैं ऐसे नहीं हूँ, आई एम अ लवफुल सोल एंड सो इज द अदर पर्सन। या एंड हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे को लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एनी टू, इट्स नॉट इवन नेसेसरी अ कपल, Yeah. एनीबडी, इट कुड बी अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड ऑल्सो, Yeah. कोई भी। एंड दैट्स इट। हम हैं इस रिश्ते में एक दूसरे को वो रेडिएट करने के लिए। मुझे रोज उनसे अफर्मेशन नहीं चाहिए कि यू आर गुड, आई हैव टू अफर्म टू माई सेल्फ दैट आई एम। तो ये सारे जो रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, मेरा खुद से जो रिश्ता है ना, वो ही नहीं बना है संग से। वो नहीं बना है। तो वो सेल्फ वर्थ जो होती है ना, कि आई एम अ नाइस पर्सन, या आई गेट इट फ्रॉम हियर समवेयर। अभी हम जिस युग में रह रहे हैं, शादी हो गई, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, कब तक ऐसी वाली लाइनें बोलते रहेंगे एक दूसरे को? फिर आजकल दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, कोई और बोलना शुरू कर देता है वैसी लाइनें। यू सी व्हाट इज हैपनिंग, या इट इज सो, मतलब Wow. क्या बात Shallow. कर रहे क्या हैं बात हम, है? कौन सी बातें कर रहे हैं आजकल हम। किसी ने भी सोशल मीडिया पे आपको वैसी लाइनें बोलनी शुरू कर दी जिसकी आपको आदत थी, तो वो आपको अट्रैक्शन वो पॉइंट फिर आपको अच्छी, वो फिर आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट करनी शुरू हो जाती है। Wow. एंड हमें लगता है नाउ आई लव दिस पर्सन, एक्चुअली नो, एक्चुअली नो। एंड इतने लोगों तो एक दूसरे से मिले भी नहीं है अभी तक। इट्स ओनली अबाउट वो जो चैटिंग चल रही है, वो जो बातें चल रही हैं। तो सामने वाला वही वाली लाइनें जो शायद आपके पार्टनर ने बोली थी, या शायद आपके पार्टनर ने कभी नहीं बोली थी, बट यू स्टिल फाइंड दैट वेरी वेरी नाइस अबाउट योरसेल्फ, उसी की वजह से तो अटक रहे हैं। क्योंकि आप ही का प्याला खाली है, जहाँ जहाँ भरता जा रहा है, आप वहीं पे पेट्रोल लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप वो विजुअल क्रिएट करो ना अपने सामने, इट्स एक्चुअली दैट। Yeah. चाहे आपके ऑफिस में किसी ने बोल दिया, चाहे आपको सोशल मीडिया पे किसी ने बोल दिया, वही बातें ही तो हैं जो अट्रैक्शन ला रही हैं। मुझे याद है जब हम माउंट आबू आए थे और ऑडिटोरियम में थे, आप स्टेज पे थे, हम शायद कुछ 500 लोग ऑडियंस में बैठे थे। आपने सबसे सवाल किया था कि अब आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है 3 चीज़ें। सबसे पहले नंबर 1 पे आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, फिर नंबर 2 और नंबर 3। फिर आपने पूछा अब वो लोग हाथ उठाएंगे जिन्होंने नंबर 1 पे खुद का नाम लिखा। मुझे याद है कि मैं हिचक रहा था क्योंकि मैंने अपना नाम लिखा था। मैं कहा यार मुझे कोई सेल्फिश तो नहीं। हम 5 लोग थे पूरे ऑडिटोरियम में जिन्होंने अपना नाम लिखा था नंबर 1 पे, हाँ, राइट? मैंने भी नहीं लिखा था।
बिकॉज हमने लगा कि हमने दूसरे को प्यार करना है, दूसरे ने हमको प्यार करना है। अगर दोनों जने या दोनों में से एक भी थोड़ा सा अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर ले, वो रिश्ता तो बहुत ब्यूटीफुली शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो लुकिंग फॉर लव, फाइंडिंग लव, सीकिंग लव, आस्किंग फॉर लव, नॉट फीलिंग लव्ड और फीलिंग लव्ड समवेयर एल्स। जब भी प्यार की शुरुआत होती है, एक रिश्ते की शुरुआत होती है, तो एनर्जीज बहुत हाई होते हैं, आप एक दूसरे की बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर मैं क्रूड टर्म में कहूँ तो जैसे कहते हैं लिटरली हम प्यार में अंधे होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। आप बहुत कुछ करते हैं दूसरे के लिए, एक दूसरे के दोनों करते हैं, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें फेड आउट होती हैं और फिर वो एक टिपिकल चीज़ की तुम पहले तो ऐसे थे और अब वो। इफ आई कैन जस्ट कॉइन अ वर्ड एंड से रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अगर आप हमको कुछ ऐसा बताएं जो कि रिश्ते की जब शुरुआत हो तो हम वो क्या बैलेंस मेंटेन रखें जिससे कि वो जो आगे जाके स्पीड ब्रेकर आता है उसको अगर हम अवॉइड कर सकें तो, बिकॉज दिस हैपेंस विद आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। सबसे पहले ये समझना है रिश्ता होता क्या है और किसके बीच रिश्ता है। हम कहते हैं एक लड़का और लड़की के बीच रिश्ता, हम कहते हैं एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच रिश्ता, हम कहते हैं एक भाई भाई के बीच रिश्ता, हम कहते हैं पति पत्नी के बीच रिश्ता। दीज आर ऑल लेबल्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, फ्रेंड्स, दिस इज अ लेबल। रिश्ता एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच का रिश्ता है। हस्बैंड वाइफ क्या होता है? हस्बैंड वाइफ तो एक वर्ड है, बट वो रिश्ता किसके बीच में? बिटवीन टू सोल्स। तो सबसे पहले वो याद रखना होता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्वियसली एक परसेप्शन है कि एक आइडियल वाइफ ऐसे होनी चाहिए, एक आइडियल हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। तो जब तक हमें ये याद नहीं रहेगा ना कि सामने वाला आत्मा है, तब तक रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन आती रहेगी। क्योंकि जब मुझे ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और दूसरा आत्मा है, तो एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप दोनों कितने साल से इकट्ठे हैं? 15। तो 15 साल से आप इकट्ठे हैं, उससे पहले 20, 25, 30 साल आप अलग। तो अगर आप सिर्फ 15 साल पहले की भी जर्नी आप देखो टू सोल्स की, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। तो डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट कंडीशनिंग, डिफरेंट सिचुएशंस। तो वो 2 सोल्स को हम 2 सीडी की तरह लेते हैं। ठीक है कि 2 सीडीज हैं, पीछे का छोड़ो, सिर्फ ये जीवन में देखो, मतलब ये कॉस्ट्यूम में आने के बाद मिलने से पहले इकट्ठे आप दोनों की सीडीज पर अलग अलग गाने रिकॉर्ड हुए हैं। राइट। इवन बेसिक चीज़ें बहुत अलग अलग रिकॉर्ड होती हैं 2 लोगों के ऊपर। जैसे किसी एक के अंदर संस्कार होता है अपनी हर बात बताना, वो उसकी कंडीशनिंग है। दूसरे के अंदर संस्कार होते क्या हर एक बात बतानी है। लेकिन अभी एक के पास संस्कार है हर एक बात बतानी है, और दूसरे के पास संस्कार है क्या छोटी छोटी बातें हर एक बात बतानी है, थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये दोनों अलग अलग संस्कार है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। कब बने हमें नहीं पता, कभी तो बने इस जर्नी पर, लेकिन अब ये 2 अलग संस्कार लेकर इकट्ठे रहने वाले हैं। सिर्फ इस एक संस्कार पे भी झगड़ा हो सकता है। क्योंकि जिसको आदत है सब कुछ बताना है, उसको ये गलत लगेगा कि नहीं बताया। और जिसको ये आदत नहीं है छोटी छोटी चीजें बताना, उसको समझ नहीं आएगा भाई इनको प्रॉब्लम क्या है, हर छोटी छोटी चीज के पीछे पड़े रहते हैं। सो नाउ व्हाट टू डू? या तो हम रोज उस बात पर एक कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, या हम समझ सकते हैं कि ये आत्मा, मैं आत्मा अलग हूँ, इस आत्मा की जर्नी, मुझ आत्मा की जर्नी अलग है। तो जब आप दोनों मिलते हैं, एक रिश्ते में आते हैं, तो इट इज 2 CDs which are full of songs, not of only this lifetime, many lifetimes. तो अब आप सोचो 2 CD इकट्ठे प्ले होने वाली है एक घर के अंदर, एक पे रॉक एंड रोल है और एक पे भजन है, एग्जैक्टली, यस। कभी कभी तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो जिस पे कंप्लीटली डिफरेंट रिकॉर्डिंग है। तो रिश्ता मतलब क्या? रिश्ता मतलब ये नहीं मैं मेरा गाना आपकी CD पे कॉपी कर दो, या आप अपना मेरे पे कॉपी कर दो। नहीं, we can't expect the other person to become like us or we become like them. कभी कभी we say थोड़ा एक CD चलाएं, थोड़ा एक CD चलाएं। नहीं, दोनों CD इकट्ठे बजती है ना।
तरीके से आप पॉज बटन थोड़ी दबा देंगे अपनी थॉट प्रोसेस पे। Okay. दोनों जनों की थॉट प्रोसेस इकट्ठी चलेगी, एक सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, दोनों का उस सिचुएशन को देखने का तरीका डिफरेंट अलग होगा, Absolutely. और कभी कभी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो इसी पे आ रहा है। अगर आप ये 2 CDs है, आप अपने को देखना और जस्ट चेक करना कि आप दोनों के कितने गाने डिफरेंट है एक दूसरे से। कुछ थोड़े डिफरेंट होंगे, कुछ मैच करते होंगे, बिल्कुल ये और ये आदत बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है। कुछ थोड़े डिफरेंट होंगे और कुछ बहुत डिफरेंट होंगे, और कुछ तो लाइक बिल्कुल ही मैच नहीं करेंगे। मतलब जैसे आपने कहा ना, एक पे रॉक एंड रोल, एक पे भजन, मतलब बिल्कुल ही नहीं मैच कर सकता। बट अब इन दोनों ने इकट्ठे एक रहना साथ है। बजने का प्लान बना लिया है। हाँ, बट ये किसी के साथ भी होगा। आपको कोई CD नहीं मिल सकती जिसके गाने और आपके गाने सेम है। बिल्कुल। राइट। सो ये जो हम बोलते रहते हैं ना, फाइंडिंग, वो क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो आप? Are you trying to find some CD which has all the songs Same like you songs, with? It's yeah, not yeah. possible. और मेन चीज ये है, अगर आपको CD मिल भी गई जिसकी मैक्सिमम सॉन्ग्स आपके जैसे हैं, लेकिन ऑन द जर्नी तो दोनों चेंज होने वाले हैं, फिर आप क्या करेंगे? राइट। So relationship, any relationship, not husband wife only, any relationship is understanding कि soul on a journey, soul on, हर बार कुछ भी difference of opinion आए ना, अंदर सिर्फ एक गाना बजाना, soul on a journey। हम क्या कहते हैं? My husband did this, said this, soul on a journey। कभी ना कभी कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा जिसकी वजह से ये संस्कार व्यवहार में आया है। I understand him। सारा दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं माई हस्बैंड डिड दिस टू मी, दिस वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड ऐसे तो नहीं होते। दैट्स इट, वहाँ आपका झगड़ा शुरू हो रहा है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को समझाती है माई हस्बैंड इज अ रोल वी आर प्लेइंग। सोल कौन है? द सोल इज प्लेइंग द रोल। तो अब आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है हमें नहीं पता, आपकी चाइल्डहुड में क्या है वो भी हमें नहीं पता। आप जब वूम्ब में थे, क्योंकि गर्भ संस्कार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तब आपकी पेरेंट्स की लाइफ में क्या हो रहा था, आपके पेरेंट्स की लाइफ में अब क्या, मतलब यार बंडल ऑफ सॉन्ग्स जो आकर इकट्ठे रहना शुरू करते हैं। तो हर रिश्ते में ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि दोनों के पास सेम सॉन्ग्स होंगे, वो तो खैर आउट ऑफ द क्वेश्चन है। ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना कि जो गाने मुझे पसंद आते हैं वो उनकी CD पर होंगे, नॉट नेसेसरी। रिश्ता मतलब एक दूसरे के गाने को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के गाने को एक्सेप्ट करना। और जर्नी पर अगर दूसरे के पास एक ऐसा संस्कार है जो मुझे दर्द नहीं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी को पानी से डर लगता है, आपके लिए स्विमिंग करना बहुत आसान है, उनके लिए पानी के पास जाना ही कंफर्टेबल नहीं है। तो आप कैसे कहते, कितने अजीब है, पानी से कैसे डर सकते हैं? बट उनके लिए वो पानी का डर बहुत नेचुरल है, क्योंकि शायद किसी लाइफ टाइम में उन्होंने पानी की वजह से शरीर छोड़ा। आज इस साल भारत में कितने फ्लड्स आए, कितना कुछ हुआ। अब यू हैव टू विजुअलाइज दैट सीन। बीच में एक आया था ना, एक परिवार वो वाटरफॉल के पास खड़े थे और एक हॉलिडे कर रहे हैं। अब इफ यू जस्ट विजुअलाइज व्हाट दिस इज, कि आप एक फैमिली हंस रहे हो, खेल रहे हो, बच्चे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, और सडनली ऐसे पानी आता है एंड आपके हाथ से आपका फैमिली मेंबर, आपका बच्चा ऐसे स्लिप होता है, व्हाट विल गेट रिकॉर्डेड हियर? तो यहाँ पानी का डर रिकॉर्ड होता है, यहाँ लोगों को खोने का डर रिकॉर्ड होता है, यहाँ ओवर पोजेसिव होने का संस्कार बन जाता है। लेकिन उस आत्मा को भी वो नहीं पता, क्योंकि उसको तो वो याद नहीं है कि वो हुआ था। और हम तो खैर सोच ही नहीं रहे उस एंगल पे, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये इतने पोजेसिव क्यों हैं, ये इतने डरते क्यों हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ी लेट हो गई, 4 बार फोन क्यों करते हैं। सो कंपैशन, एम्पैथी, इट इज नॉट अ हस्बैंड हु इज पैनिकिंग, इट इज अ सोल हु इज पैनिकिंग। जब हम सोचते हैं ना हस्बैंड पैनिकिंग, तो हमें लगता है इनसिक्योर है, मुझ पर डाउट कर रहे हैं कि नो, इट्स नॉट अ हस्बैंड पैनिकिंग, इट इज़ वो आत्मा पैनिक कर रही है। वो आत्मा को भी नहीं पता कि वो क्यों पैनिक कर रही है, क्योंकि उसको भी याद नहीं है कि क्या रिकॉर्डिंग उसके पास पहले हुई है। तो उसकी वजह से हम छोटी बातों पे थोड़ा ज़्यादा एस्केलेट कर देते हैं प्रॉब्लम को, अगर हमें ये समझ में नहीं आता। अगर हमें अभी कोई बता दे कि पास्ट लाइफ में ना ये सोल पानी के पास ऐसे शरीर छोड़ा था, इमीडिएटली
आपका गुस्सा कंपैशन में शिफ्ट हो जाएगा और आप कहेंगे नहीं, नेचुरली फिर पानी से डर तो लगेगा ही। फिर उसके बाद आप उसको जीवन भर पानी से डरने मत देना। फिर आप धीरे धीरे हैंड होल्ड करके पानी तक लेके जाके एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं कि पानी इज कंफर्टेबल। फिजिकल चीज में वो कर सकते हैं कि पानी से डर हमें समझ में आ जाता है। विश्वास करने से क्या प्रॉब्लम है इनको? क्योंकि कभी ना कभी उस सोल ने किसी पर बहुत विश्वास किया था और शायद बहुत बड़ा बिट्रेयल मिला। तो यहाँ क्या रिकॉर्ड हो गया? विश्वास इज इक्वल टू दर्द। तो वो सोल कॉन्शियसली डाउट नहीं कर रही है, उसके यहाँ रिकॉर्डेड है कि विश्वास इज इक्वल टू दर्द। तो वो ऑटोमेटिकली वो डाउट कर, वो संस्कार अपने आप आता रहता है। तो सबसे पहले रिश्ते में चाहिए सोल ऑन अ जर्नी, सोल ऑन अ जर्नी। कहीं ना कहीं इस जर्नी पर ये संस्कार बना है। फर्स्ट लाइन, आई अंडरस्टैंड देम। हम क्या बोलते हैं? आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। ये हमारी अफर्मेशंस होती हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकते हैं। मुझे समझ में आ रहा है ये वैसे क्यों है, क्योंकि मुझे आंसर मिल रहा है कि ये संस्कार रिकॉर्डेड है। दूसरा, आई एक्सेप्ट देम। मैं उनको स्वीकार करती हूँ। एक्सपेक्टेशन इज नॉट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस इज रिलेशनशिप। क्या बात। स्वीकार करती हूँ का मतलब ये नहीं आप जीवन भर शक करते रहना मुझ पर। नो, आई एक्सेप्ट यू मतलब मैं अब आपके उस संस्कार के बारे में यहाँ नेगेटिव नहीं सोचने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर अपने माइंड को साइलेंट कर दिया। आई अंडरस्टैंड, चोट लगी थी इसलिए आज शक कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, तो आई एक्सेप्ट। अब हम काम करेंगे उस गाने पर, इकट्ठे करेंगे, दोनों जने मिलके करेंगे। कोई भी संस्कार चेंज हो सकता है, कोई भी संस्कार चेंज हो सकता है। जैसे वो संस्कार बना था, नए संस्कार भी बनेंगे। लेकिन नए संस्कार बनाने के लिए हमें दूसरे को शक्ति देनी पड़ती है। दूसरा नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे को तो पता ही नहीं है और दूसरे को संस्कार गलत भी नहीं लगता, अनकंफर्टेबल भी नहीं लगता। सो दैट इज अ रिलेशनशिप इज बिटवीन टू सोल्स। तो आप कितना भी पूरे दुनिया में अपने लिए पार्टनर ढूंढ लीजिए, आपको ऐसा नहीं मिल सकता जिसके दोनों गाने सेम हो ऐसे वाले। जो कॉमन मैन है, जिनका इतना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, फॉर देम इट इज़ ऑब्वियस टू हैव सर्टन चेक बॉक्सेस कि मैं अगर शादी करूंगी तो उस इंसान में ऐसे ऐसे क्वालिटीज़ होने चाहिए। तो आपके अनुसार वो क्या क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है कि I mean, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, ये हाउ टू सेलेक्ट दैट लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर, या ये सही है। वो हर एक का डिफरेंट होगा। जैसे आप एक ड्रेस लेने जाते हैं तो आपकी चॉइस और मेरी चॉइस सेम नहीं हो सकती है। सेम कोई भी चीज़ आपकी और मेरी सेम नहीं होगी। अगर हमने सोफा लेना है तो भी आपको अलग रंग और मुझे अलग रंग पसंद आएगा। इसी तरह everyone will have their own Criterias, हाँ। बट ओनली टू टेक केयर कि आपका क्राइटेरिया एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म छोटी छोटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसे नहीं किसी ने चॉकलेट खिलाया और वो आपका क्राइटेरिया बना। दैट्स व्हाट आई मीन। इट शुड बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज it's less about what the person is doing and more about who the person is. तो वो क्या संस्कार हमें पहचानने चाहिए या ढूंढने चाहिए? सबसे पहले वो संस्कार हमें अपने अंदर लाने हैं। मेन तो क्राइटेरिया वो ही है। मेक अ चेकलिस्ट एंड बी द चेकलिस्ट। फर्स्ट तो चेकलिस्ट हमारे अंदर भी है। आई कैन नॉट से के मेरे अंदर एडजस्ट करने का बिल्कुल संस्कार नहीं है तो मेरे पास वो कोई होना चाहिए जो बिल्कुल हमेशा एडजस्ट करे। ऐसे तो नहीं होता ना। और चेकलिस्ट एक्चुअली वी आर नॉट एन ऑब्जेक्ट। यू नो, आपने ये सोफा लिया, आप इसकी चेकलिस्ट कर सकते हो कि भाई पीठ को भी कंफर्ट दे रहा है, हाइट भी ठीक है, कलर भी ठीक है, बट वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। हम इमोशंस हैं, हम थॉट्स हैं, हम फीलिंग्स हैं, हम संस्कार हैं। आज आपको एक पर्टिकुलर संस्कार अच्छा लगेगा भी और अगर आपने उसको अपनी चेकलिस्ट का हिस्सा बनाया तो ज़रूरी नहीं है कि कल वो संस्कार सेम रहेगा। राइट? तो मोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं कि वैल्यूज़, एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके एथिक्स मैच होने चाहिए।
आपके प्रिंसिपल्स मैच होने चाहिए, इमोशंस चेंज होती रहेंगी। ये तो यू कैन नॉट से कि जो आज है सामने वाला वो कोई और परिस्थिति आगे व्यक्ति चेंज हो जाएगा। टुडे यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो हमेशा हंसता खेलता रहता है, बहुत बबली है, बहुत हैप्पी है, इट्स अ गुड ब्यूटीफुल संस्कार। लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे इस संस्कार की वजह से मैंने इनसे शादी की, कल अगर उनके जीवन में कुछ और बात आ जाती है वो संस्कार उड़ जाएगा उनका। कुछ आ सकती है ना, बातें तो चेंज हो सकती हैं। बिल्कुल। तो वो अगर कोई बात आ गई और फिर दैट पर्सन इज नो मोर द बबली, द फन लविंग, जो पूरे घर को हंसाते रहते हैं, नचाते रहते हैं, दैट पर्सन इज नॉट। एंड वो व्यक्ति सडनली बहुत क्वाइट हो जाता है, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, शायद अंदर बहुत हैप्पी नहीं है किसी वजह से। तो हमने क्या कहना है फिर कि मैंने जो चेकलिस्ट की थी वो तो फिर द पर्सन इज नो मोर लाइक दैट। तो फिर देन आई स्टार्ट फीलिंग आप जिससे मेरी शादी हुई वो तो बदल गए। बट लोग बदलेंगे। तो आपने शुरू में बेसिक अपने देखे कि बेसिक हमारे वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स मैच करते हैं। टू अ लार्ज एक्सटेंट बाह्य चीज़ें भी देख लेनी चाहिए कि मैच करते हैं, अनलेस आपके अंदर एडजस्ट करने की बहुत शक्ति है। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज हम बहुत बार लोगों से मिलते हैं जो जैसे जो अरेंज्ड मैरिजेस होती है ना, उसमें वो बेसिक चीज़ें चेक की जाती थी कि फैमिली बैकग्राउंड सिमिलर है, एजुकेशनल बैकग्राउंड सिमिलर है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सिमिलर है, राइट और रॉन्ग नहीं, जस्ट सिमिलर, जस्ट सिमिलर। तो क्योंकि उसमें तो जानते ही नहीं थे एक दूसरे को, तो ये बेसिक चीजें तो चेक करेंगे ना। अब क्या होता है कि जब आपस में रिश्ते जुड़ते हैं तो कभी कभी बेसिक पे नहीं ध्यान देते, विच इज ऑल्सो ओके, प्रोवाइडेड आपके पास उतना एडजस्ट करने की शक्ति है। नहीं तो हम बहुत लोग देखते हैं जो उस टाइम बोलते हैं नो दिस डजंट मैटर, दिस डजंट मैटर, दिस डजंट मैटर। वो दिखता है भाई इट मैटर्स, इट मैटर्स, बट वो उस टाइम वही नथिंग मैटर्स, मैं सब कुछ, बट फिर वो ही चीज़ें बाद में फिर, क्योंकि उस टाइम क्या होता है आपको वो व्यक्ति इतना परफेक्ट लगता है कि उनके पास धन कम है, नो प्रॉब्लम, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझसे कम है या ये, नो प्रॉब्लम, रिलीजन अलग है, नो प्रॉब्लम, घर बहुत छोटा है, मैं एक महल से आ रही हूँ, नो प्रॉब्लम, एक्चुअली नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नो प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो आप एडजस्ट कर लो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बाद में आपको एडजस्ट करने में इश्यूज आ रहे होते हैं ना, फिर हमें लगता है इतने घर में भी, छोटे घर में इनके लिए रह रही हूँ, फर्स्ट आई थॉट ये व्यक्ति परफेक्ट है तो मैं इनके लिए छोटे घर में रह सकूंगी, या मतलब एनीथिंग दैट वाज डिफरेंट। लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो व्यक्ति उतना परफेक्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो मुझे अपनी हर एडजस्टमेंट एक बर्डन लगने लगती है। तो फिर वो बातें जो कि इतनी बातें होती नहीं हैं, लेकिन वो बातें फिर हर चीज़ में आती हैं, हर चीज़ में आती हैं, हर चीज़ में आती हैं। इसलिए जो पहले एक सिस्टम था ना कि मोर और लेस मैच करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो टॉपिक्स पे आपको एडजस्ट नहीं करना है। बेसिकली वो हमारी एडजस्टमेंट की चेकलिस्ट को कम कर रहे थे। एब्सोल्युटली। आपकी वो वाली, अब आपको सिर्फ संस्कारों पे वर्क करना है, आपको प्रोफेशनल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल इस पे नहीं वर्क करना है, ये आपके ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है। तो आपकी बहुत सारी चीजें टेकन केयर ऑफ है, अब आप अपने संस्कारों पर करो। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब हम कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ एक कभी कभी बर्डन बन जाती है। मतलब अगर दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी सेम ना होना, वो दोनों के लिए बर्डन बनता है और बहुत बड़ा बर्डन बनता है। मतलब वो एक क्राइटेरिया फिर एक्चुअली रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि वन पर्सन इज यूज्ड टू अ सर्टेन लाइफस्टाइल। थोड़े दिन के बाद जब वो यूफोरिया पूरा हो जाता है तो हमें मेरे लाइफस्टाइल वापस चाहिए, और वो लाइफस्टाइल हमारे लिए नॉर्मल होती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन वो दूसरे की कैपेसिटी में नहीं है। तो जो मेरा नॉर्मल है वो दूसरे के लिए बहुत बहुत बड़ी बात लैविश है। हाँ। तो उसी पे आपकी आर्ग्यूमेंट होने लग जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हाँ 100%, बट हम श्योर होते हैं उस टाइम कि मैं एडजस्ट कर लूँगी लेकिन बाद में नहीं करते हैं। तो आप बेसिक चीज़ें देखें कि मैच हो रही है, आप वैल्यूज प्रिंसिपल्स देखें मैच हो रही है, और आप फिट करने, बाकी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे। हम बेंड करेंगे, हम झुकेंगे, हम बातों को छोड़ेंगे, वो सब। ये नहीं ये चेकलिस्ट मैंने देख ली अब सब परफेक्ट है, रिश्ता परफेक्ट होगा, नो, दैट विल नॉट हैपन। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो रिश्ते हैं ना वो रील्स की तरह हो गए। जैसे रील्स में क्या होता है कि हम 30 सेकंड में नेक्स्ट, 30 सेकंड में नेक्स्ट,
फिर नेक्स्ट वो जो एक डोपामिन रश जो होता है वो मिल जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। रिश्तों में भी ऐसे हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ मिला, मैं इनके साथ में हो गया, अच्छा अब नहीं, अब तो मुझे यहाँ मिल रहा है, अब तो मुझे यहाँ, एंड पीपल आर जस्ट शिफ्टिंग देयर रिलेशनशिप्स वेरी क्विकली। सो ऐसे में वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मैरिज? I also have one point to differ here. I feel Okay. that on one hand, you have a lot of options. On the other hand, you have people who are saying, "मुझे कोई मिल ही नहीं रहा. I want to be in a relationship, but I'm not finding someone." So there are two contradictions here, you know. But I think the point is that should people? I mean, is it necessary to get married for pleasing other people around you? Like for like some people, their criteria of getting married is societal pressure or पेरेंट्स ट्राइंग टू ब्रेन वॉश यू कि फ्यूचर अच्छा होगा, यही लाइफ का सबसे बड़ा खुशी है. You have to find a partner, or you feel that pressure of if I don't find someone, I'm aging and people will judge me, they will feel I'm not as good. So people are going through all these insecurities. So what do you think are the right reasons to get married if you want to? जब तक खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, हाँ, तब तक क्लैरिटी भी नहीं आएगी, है ना. पहले खुद के साथ रिश्ता अच्छा चाहिए, विच मीन्स खुद अपने आप में अपना ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, कंटेंटेड है, हैप्पी है, डिपेंडेंट नहीं, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है ऑन एनीबडी. आप खुद अपने आप में अगर भरपूर हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, सब कुछ आपको अपने माइंड का ध्यान रखना आता है. बातें तो आएंगी, कभी कभी मन में थोड़ी सी हलचल होगी, आप उसको फिर ठीक कर लेते हैं. आपका अपने आप के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है. आप प्यार ढूंढ नहीं रहे, आप प्यार से भरपूर हैं. ओके. आप खुशी ढूंढ नहीं रहे, आप खुशी से भरपूर हैं. आप सुकून बाहर नहीं ढूंढ रहे, वो सुकून आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया है. नाउ यू आर अ कंप्लीट बीइंग, यू आर यहाँ कंप्लीट, ठीक है. अब इसके बाद आपको जो आगे ढूंढना है वो आपकी चॉइस है, दैट इज पर्सन टू पर्सन. ओके. कोई यहाँ ऐसे सिंगल रह के नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्यों पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए? बिकॉज हम उस समय कुछ बच्चे वो फेज को क्रॉस कर लेते हैं कि नहीं आई एम वेरी हैप्पी, और फिर बाद में वो पेरेंट को लगता है कि नहीं अब ये बच्चा अकेला नहीं रह पा रहा है, अब ये लोनली हो गया, अब ये आइसोलेट हो गया ये. सो पेरेंट्स आर टॉकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है ना, कि जो अपने आप के साथ एक अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता जोड़ लेता है, एंड उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि बाकी सब लोग हैं ऐसे रिश्ते में हैं, मैं नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं सिंगल हूँ, उसको ये सारी चीज़ें टच नहीं करती हैं, क्योंकि वो अपने डिसीजन से, अपने चॉइस से और अपने आप के साथ के रिश्ते से बहुत कंफर्टेबल है. तो वो अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग बिता लेंगे बहुत अच्छे से. उनको वैक्यूम नहीं लगेगा, उनको कोई कमी नहीं लगेगी उसके अंदर, क्योंकि उनको लगेगा नहीं कि कुछ कम है मेरे पास, क्योंकि कम यहाँ होता है. तो इसीलिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दिस इज द परफेक्ट वन, दिस इज नॉट द परफेक्ट, इट विल ओनली बी पर्सन टू पर्सन. अब जो सोचता है कि नहीं मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ और वो रिश्ता जोड़ते हैं, बट उनको भी वो इनर वर्क फिर भी करना है, inner work फिर भी करना है. So in every case the relationship has to be first with me, myself. और फिर जो रिश्ते हों वो रिश्ते मर्यादित हों, मर्यादा की लाइन के अंदर रिश्ता होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी चीज ना हो, सोसाइटी के लिए नहीं मर्यादा, आपके अपने मन को जो खाएगी चीज वो. सोसाइटी ने मर्यादाएं वो बनाई थी जो हमारे लिए सुरक्षा होती है. धीरे धीरे हम में से बहुतों ने अपनी सोच बदली, तो हमने तो सोसाइटी बदल दी. आज सोसाइटी डिफरेंट है, तो जैसी सोसाइटी होगी हम कहेंगे दिस इज नॉर्मल. तो हम उस युग से आए जब बोला जाता था कि शादी हो गई अब घर वापस नहीं आना. याद है हिंदी मूवीज में भी बोलते थे अब तुम्हारी अर्थी वहीं से जाएगी. सो व्हाट वाज इट ट्राइंग टू इंस्टिल इन द चाइल्ड? A commitment to a relationship.
कि एडजस्ट करो, हमने भी किया, तुम भी कर लोगे. इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ डूइंग दैट. ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट्स नहीं होते बच्चे के सपोर्ट के लिए. अगर कभी कोई बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो कौन सा पेरेंट नहीं होगा उस बच्चे के लिए? हर पेरेंट होगा. बट इट इज़ अ वे ऑफ गिविंग अ ब्लेसिंग कि तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा जुड़ेगा, तुम इतना अच्छा एडजस्ट करोगे कि तुम्हारी अर्थी वहाँ से जाएगी. मतलब यू विल ऑलवेज बी देयर. दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग अगर हम उस तरह से उसको देखते हैं. तो वो सोसाइटी थी. तो उस सोसाइटी में डिवोर्स वॉज एब्सोल्युटली, बात भी मत करो उसके बारे में. फिर उस सोसाइटी में लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि अगर किसी की रियली कुछ बहुत बड़ी इश्यूज थी उस रिश्ते के अंदर, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो, अब्यूज हो, ये सब हो, तो उसमें भी लोग एडजस्ट करते जा रहे थे क्योंकि वो सोसाइटी ने कहा कि आप नहीं अलग हो सकते आपको. तो उसका वो छोटा सा ड्रॉबैक था कि वो छोटी एक पॉपुलेशन जिनको रियली जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी उस रिश्ते से बाहर नहीं हो पा रहे थे. तो वो पूरा जीवन मार खा रहे थे. करेक्ट. तो हमने बहुतों ने वो देखा अपने घरों में सपोज. फिर हमने कहा हम ऐसे नहीं जिएंगे, विच इज ऑल्सो राइट कि हम थोड़ी मार खाते रहेंगे जीवन भर या अब्यूज होते रहेंगे जीवन भर. तो हमने सोचा नहीं, अगर नहीं हुआ तो देन वी विल मूव आउट, विच इज ऑल्सो फाइन. लेकिन फिर एक ने मूव आउट किया, 2 ने किया, 10 ने किया. फिर मेरे रीजंस टू मूव आउट बिकेम डिफरेंट ना. तो कोई बहुत बड़ा रीजन था तो मूव आउट करना था क्योंकि आपके लिए वो सेफ्टी नहीं है, आपको कुछ हो जाएगा कल. लेकिन फिर एक बार वो सोसाइटी बन गई कि हाँ कुछ नहीं होता, अलग हो जाओ. फिर धीरे धीरे वो और सोसाइटी बनी. हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम वापस आ जाना. दोनों तरफ से भी, नॉट जस्ट फॉर द गर्ल, इट कैन बी फ्रॉम बोथ साइड्स. तो धीरे धीरे वो सोसाइटी इतनी चेंज हो गई कि आज हमने डिवोर्स को नॉर्मलाइज बोल दिया. और फिर धीरे धीरे इतनी चेंज हो गई कि बहुत छोटी छोटी बातों में अलग हो जाते हैं. राइट. तो फिर उससे क्या हुआ, हमारी पावर टू एडजस्ट भी कम होती गई. फिर धीरे धीरे बाहर रिश्ते में होते हुए बाहर रिश्ते जोड़ना, कहीं देखा, किसी मीडिया में देखा, किसी मूवी में देखा, कहीं और से किसी और कल्चर से सीखा. हाँ. किसी एक ने किया, 2 ने किया, 10 ने किया, नॉर्मलाइज हो बढ़ गया, नॉर्मलाइज हो गया. अब किसी को कुछ बोलो ऐसा तो बोलते दिस इज तो नॉर्मल. यू सी, सो हु क्रिएट्स दिस डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल? ये हम ही बना रहे हैं. तो हम we cannot say what is society calling normal. We should just see आत्मा के संस्कार और कर्म के लिए क्या सही है. चाहे फिर बाकी दुनिया आपको ओल्ड फैशन बोले, क्योंकि वो कहेंगे ये तो बहुत ओल्ड फैशन है. हम ओल्ड फैशन नहीं है, हम न्यू फैशन नहीं है, हम राइट फैशन पे होने चाहिए जो सोल के लिए राइट है. फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा वैसे ही डिवोर्स हो जाता है बहुत जल्दी, इससे अच्छा तो पहले इकट्ठे रह के देख लें. फिर उसमें गए, ओके, चॉइस ऑफ 2 पीपल. लेकिन फिर उसमें बातें आने लगी, फिर उसमें कमिटमेंट इशू आने लगे. फिर एक ने सफ़र किया, किसी एक को सो देयर आर ऑलवेज इश्यूज. तो सोसाइटी क्या कह रही है, नॉर्मल क्या कह रहा है, इस दायरे पे तो अभी नहीं चल सकते क्योंकि नॉर्मल तो बहुत फास्ट चेंज होता जा रहा है. हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो नॉर्मल बोल रहे हैं वो क्या आत्मा की शक्ति के लिए वो नॉर्मल चीज़ है. तो आप अपना डिसीजन उस बेसिस पे लें. नो राइट एंड रॉन्ग टू बी डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड. ओके. अगर दुनिया कहती है गुस्सा करना नॉर्मल है तो हम गुस्सा करते रहते हैं, और गुस्सा करना तो नॉर्मल नहीं होता. तो ऐसे है. तो नॉर्मल की डेफिनेशन खुद चेक करो कि कौन सी चीज़ आपको नॉर्मल फील कराती है. ओके. आपको हैप्पी फील कराती है, आपको यहाँ शक्तिशाली फील कराती है, आपको इनसिक्योर नहीं फील कराती, आपको गिल्टी फील नहीं कराती है, आपको मिसट्रस्ट का फीलिंग नहीं लाती है. वो आपका नॉर्मल है. मतलब आत्मा उसमें नॉर्मल रहेगी. नॉर्मल मतलब पावरफुल. देन दैट इज राइट फॉर यू. ओके. जब विवाह के बंधन में 2 आत्माएं जुड़ते हैं तो हमारे समाज में वो रिचुअल से शुरू होती है. एंड अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन इंडिया वो रिचुअल्स के दौरान मटीरियलिस्टिक लेन देन की शुरुआत होती है. तो ये जो एक पवित्र रिश्ते का जो बंधन होने वाला है, इसमें लेन देन, यू नो, लाइक फॉर आवर मेड्स शी विल से मुझे गाड़ी देना है, इतना तोला सोना देना है, सन इन लॉ को मुझे शादी का इतना खर्चा भी उठाना है. एंड इन द हायर सोसाइटीज दे विल से एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स. सो फ्रॉम अ कार्मिक point of view and a spiritual point of view, what do you have to say to those people जो एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत मटीरियलिस्टिक लेन देन से शुरू करना नॉर्मल समझते हैं?
तो ज़रूरी नहीं है जो सब लोग नॉर्मल बोले वो नॉर्मल है आत्मा के लिए, बस वही याद रखना है। खुद सोचो कि कर्म वाइज ये क्या बन रहा है। कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, बहुत सहजता से दे रहा है, वो उनकी चॉइस है। किसी के ऊपर वो बर्डन बन रहा है वो गिफ्ट देना, गिफ्ट वी आर टॉकिंग, नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। Okay. लेकिन किसी के लिए गिफ्ट देना भी एक बर्डन हो सकता है ना, जैसे आपने कहा जो आपके यहाँ बहन काम करती है, उसके लिए वो एक थोड़ी सी महंगी चीज देना भी एक बर्डन होगा। बहुत burden तो है। वो बर्डन दर्द होता है, मतलब बर्डन के साथ टेंशन भी जाती है, बर्डन के साथ एंजाइटी भी जाती है। तो आपने उस नए घर में, नए रिश्ते में वो गिफ्ट तो दिया, लेकिन गिफ्ट के साथ आपके दर्द की वाइब्रेशन गई, आपकी एंजाइटी की वाइब्रेशन गई, फियर की वाइब्रेशन गई। तो फिर वो कार्मिकली इट्स नॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट, इट्स अबाउट द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वो ध्यान में रखते हुए कर्म लेवल पर चेकिंग करनी है कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, Okay. व्हाट आर वी डूइंग। तो कर्म की चेकिंग हर एक को पता है। कर्म वो सही जो यहाँ की शक्ति को बढ़ाएगा, मेरी भी और आपकी भी, और कर्म वो सही नहीं जो शक्ति को घटाएगा, चाहे मेरी चाहे आपके। तो अगर मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया लेकिन वो आपकी कैपेसिटी नहीं है और वो आपकी शक्ति को घटा रहा है, तो वो मेरे कर्म के खाते में आएगा। Okay. एक और आपने डर कर वो करने की फिर भी जरूरत समझी, तो वो आपके भी कर्म के खाते में आएगा। अमृता ने जो सवाल किया था अबाउट मैरिज, कि शादी कितनी ज़रूरी है या फिर करनी चाहिए कि नहीं, मैं इसके एक स्टेप और आगे जाऊंगा। बिकॉज बहुत से कपल्स जो शादीशुदा हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि नाउ व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू हैव किड्स। आई वुड से व्हाट इज़ द राइट रीज़न फॉर यू टू हैव किड्स? फर्स्ट, योर रिलेशनशिप शुड बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग। जो सबसे पावरफुल संस्कार होता है वो होता है गर्भ संस्कार। वूम्ब में संस्कार जो मिलता है ना आत्मा को, वो लाइफ लॉन्ग उस पर इम्पैक्ट करता है। तो वो तो हम तो बहुत देखते हैं अभी, मतलब 40-50 इयर्स की एज में भी इश्यूज होंगे इमोशनल जो एक्चुअली वूम्ब में क्रिएट हुए थे। तो सपोज आपको किसी के अंदर इनसिक्योरिटी का संस्कार दिखे, या किसी के अंदर फियर का संस्कार दिखे, या किसी के अंदर रिजेक्शन फील होने का, आई फील रिजेक्टेड, यू रिजेक्टेड मी, यू रिजेक्टेड मी, यू रिजेक्टेड मी। सो वी कम टू नो इट एक्चुअली हैपेंड इन द वूम्ब, कि वो जो गर्भ में थे तो या तो वो मदर रिजेक्शन एक्सपीरियंस कर रही थी, या द कपल और द फैमिली वाज टॉकिंग कि बेटी होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, और वूम्ब में ऑपोजिट जेंडर था। इवन अगर पूरा परिवार बैठ के हंस खेल रहा है, पहला बेटा हमको बेटी चाहिए, एक बेटा एक बेटी हो जाएगी हमारी परफेक्ट, यू नो हाउ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस चलती रहती है। तो सब बोल रहे हैं बेटी होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए, हम नाम पे उसका ये रखेंगे, अंदर बेटा है। दिस इज रिजेक्शन। बहुत डीप रिजेक्शन होता है ये। या we were not ready to have a child right now, या financially we are not secure, तो that is a rejection। तो गर्भ संस्कार एक बहुत प्रिडोमिनेंट संस्कार होता है। और इस समय बहुत लोग कह रहे हैं बच्चा बहुत हाइपर है, बच्चा बैठता नहीं एक जगह, बस गुस्सा कर देता है, मतलब हाइपर हो गया इमोशनली भी। तो that is coming a lot from the earlier time। तो इसीलिए right time is when both are emotionally strong। राइट। जैसे पहले चेक करते थे कि फिजिकली हेल्दी है, अब ये चेक करना है फिजिकली हेल्दी क्योंकि सब ध्यान रख रहे हैं अभी अपनी फिजिकल हेल्थ का। इमोशनली हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी नहीं है तो किसी और की डेस्टिनी को अफेक्ट नहीं करो। I was just telling Anmol the other day that, the definition of family planning should change. It's not about couples, going to the gynac and looking at the cycles and all of that. They should first say, अगर हमको family plan करनी है, तो पहले we need to write down what are our worst qualities. Like, let's say if I have anger issues, or if I get irritated easily, or if I get hyper, a child might amplify all these qualities if I'm not ready for it. Family planning should start with self-planning first, mental healing first, working on the relationship, strengthening and even discussing about, what do you want for the child? What do I want for the child? Because sometimes there's a lot of conflict on that also. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वर्ड को चेंज करते हैं, ये वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। ये अफर्मेशन बनती है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं।
होता तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपको याद है जब हम माउंट आबू में रिसेप्शन पे खड़े थे तो मैंने आपसे एक ही सवाल किया था कि सबसे मुश्किल सिचुएशन एक कपल की लाइफ में तब होती है जब दोनों ही सही हैं। अब जैसे आपने सोफे की बात की तो अगर उनको सफेद पसंद है तो है वो, अगर काला तो काला। मेजोरिटी टाइम्स दोनों ही सही होते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने नजरिए से सही होते हैं। तो अब ये रजामंदी कहाँ पे होगी, यही मैंने आपसे मुझे याद है सवाल किया था। फिर क्या आंसर था उस टाइम? तो आपने उस वक्त एक तो ये कहा था कि कभी एक किसी का ये डिसाइड कर देंगे, इस बार तुम्हारा, इस बार तुम्हारा। फिर आपने ये कहा था कि इस डिसीजन से ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा वो डिसाइड किया जाए कि ये काला सोफा मुझे लगता है लेके मुझे कोई इतना फर्क नहीं, लेकिन तुम्हें सफेद लेके बहुत मजा आने वाला है तो चलो सफेद ले लेते हैं। एग्जैक्टली तो जहाँ एथिक्स की बात आती है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कुछ चीज ना अनएथिकल है अगर आपके पार्टनर की, ओके, लेट्स से मतलब अनएथिकल बहुत अलग अलग परिभाषा होती है ना, लेकिन जस्ट लेट्स से फॉर समबडी द वे द पार्टनर इज अर्निंग मनी इज अनएथिकल, लेट्स से Correct. चलो इतना ही ले लेते हैं, मोटा मोटा अनएथिकल जिसको हम कहेंगे। Correct. दोनों में से कोई भी एक पार्टनर हो सकता है वो जो वो कर रहा है। हाँ. तो देन इफ वन पार्टनर के लिए वो अनकंफर्टेबल है तो वो अनएथिकल इज नॉट एक्सेप्टेड। एंड Okay. नॉट एक्सेप्टेड में फिर हम जरूरी नहीं हम अलग हो जाते हैं, हाँ. हम उस धन को यूज नहीं करते। Okay. So let's say if you're a housewife, okay, and you are completely dependent financially on your husband, and you are seeing कि धन कमाने का जरिया unethical Unethical है, है। तो उस situation में you are losing respect also for the person, but No, it's not. we are going to help the person to change. Okay. So don't lose the respect. Okay. Okay. Can you do अगर that? आपने How can lose you do respect that? कर दी तो फिर तो बिल्कुल चेंज होना ही नहीं कुछ भी। फिर what is family? What is a relationship? एक पौधा है ऐसे ग्रो हो रहा होता है, हम चाहते हैं वो ऐसे ग्रो हो, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं ना ऐसे करने के लिए। फिर हम एक डंडा लगाते हैं, हम उसको एक रस्सी बांधते हैं, छोड़ थोड़ी देते क्रैम्प खत्म, तुम मेरी तरह नहीं ग्रो हो रहे करके। सो रिश्ता भी ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही नहीं छोड़ देना है चीजों को। Absolutely. लेकिन जब अनएथिकल है तो मैंने उस गलत का हिस्सा भी नहीं बनना है, Okay. राइट? तो अगर पैसा गलत तरीके से आ रहा है इट डजंट मीन मैंने आपको छोड़ दिया उसके लिए, नहीं। वी विल वर्क ऑन द जर्नी। एटलीस्ट हमें हमारी कॉन्शियस इतनी क्लियर होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% से ज्यादा लगाया था इस इन ठीक करने के लिए चीजों को। Okay. ऐसे नहीं बस वो गलत है तो चेंज कर, नो नॉट लाइक दैट। बट हम गलत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम गलत का हिस्सा बनेंगे फिर हम गलत को ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल। फिर तो हम कर नहीं पाएंगे उसको। तो उसमें अब मेहनत हमारे पे आ गई कि हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ भी करना पड़ेगा जिससे मेरा खर्चा उस पैसे से नहीं चलेगा, चाहे मुझे उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़े। बट देन दैट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग ऑन द एथिक्स कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। Okay. I want to give you one situation, okay? Now let's हमारी? say, like a difference of opinion, okay? Let's say one parent is vegetarian, the other is non-vegetarian, and both have not imposed their, choices on each other. अब बच्चा आता है। मिनी डिस्क आ गई। हाँ, मिनी डिस्क आ गई। मिनी डिस्क नहीं होती, वो डिस्क हाँ, होती है। डिस्क मतलब ये बच्चा मिनी होता है, डिस्क नहीं। आत्मा उतने ही साइज की होती है। ठीक है, ठीक है। अभी बच्चा आ गया, ठीक है? अब आपको पता है एज अ मदर इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कन्विंस द बेबी और एटलीस्ट टेल द बेबी दैट इसमें लाइफ है, वी लेट्स नॉट ईट chicken because it's not chicken, it's hen. Hen is mother of chicks, and we don't eat anyone's mama. आपको पता है that the baby will understand this. तुमने ऐसा बताया तो है वीर को ऐसे बाय द वे? हाँ. But on the other hand, the father says that no, at least he should have fish. तुम मेरा नाम ले ही दो ना, ऐसे मतलब सबको समझ में आ ही रहा है कि मेरे बारे में हाँ, तो क्या Because हुआ? this is बड़ी a यूनिवर्सल चीजें हैं। यूनिवर्सल चीजें हैं, कहीं Yeah. तुम बदनाम नहीं हो रहे हो, don't worry. ओके, ठीक है। Difference of choice. Okay. So father says कि at least fish खाने दो. I'm not imposing कि no, he will. Okay, fine. I let you do what you want. But he'll not eat chicken. तो कहीं पे हमने एक समझौता कर लिया. But क्या एग्जांपल दिया तुमने? ठीक है। तो knowing this, what is the right way to do? Like have the baby taste non-veg first and then later on tell him, या फिर not tell him, like not allow him to eat right now because you know this is the right choice for him, and then later on when he develops his own intelligence, let him decide. तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। Exactly.
तो सही ऐसी सिचुएशन में आप बहुत देर, मतलब आपने पहले बहुत इमोशनल एनर्जी उसको दूसरी वाली दे दी ना, फिर दर्द वाली, हाँ वो तो दे दी। हाँ तो इसके बारे में रोज प्यार से थोड़ी देर बात किया जाए, ओके दोनों जने रोज, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से नहीं। ओके कॉन्फ्लिक्ट आया ना फिर सोल्यूशन नहीं आएगा कभी। सो व्हेन यू से दोनों दोनों you मतलब mean हाँ, हम दोनों बता- दोनों, Yeah. हाँ। रोज अपने प्रोज एंड कॉन्स लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, अपना लिखते अपना जाओ। केस रखते जाओ सामने। नहीं, लिखो, एक्चुअली लिखो इन अ Okay. वेरी डिटैच्ड मैनर। यू राइट के प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, राइट। not only this but in any other thing also, you also write के pros and cons ये हैं। so Okay. you will write कि vegetarian क्यों beneficial है। Okay. he will write non-veg खाने नहीं खाया तो ये वाली चीज कम हो जाएगी, वो वाली चीज कम हो जाएगी, वो प्रोटीन कम हो जाएगा। Correct. then next day again you will write हाँ कि ये वाली चीज वेजिटेरियन में इससे मिल सकती। have a good conversation every day without conflict राइट। and you know finally क्योंकि दोनों का एक चीज कॉमन है, ओपिनियन डिफरेंट है, इंटेंशन सेम है। जब दो लोगों का इंटेंशन सेम होता है ना, हमेशा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। राइट। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है दोनों का इंटेंशन डिफरेंट हो। अगर एक का इंटेंशन हो बच्चे का अच्छा हो, दूसरा का इंटेंशन हो कुछ भी नहीं हो, मतलब क्या फर्क पड़ता है? फिर आपके पास सोल्यूशन नहीं आएगा कभी। लेकिन पेरेंटिंग में या इवन विद ग्रैंड पेरेंट्स, यू नो, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी तो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा होता है ना, विद द मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दिया से। हमेशा एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, सबका इंटेंशन अच्छा है, एंड दैट इज द थ्रेड। वो थ्रेड को पकड़ लीजिए कि ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन मेरे को पता है इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। जब इंटेंशन अच्छा होता है ना, फिर बात करना, रोज बात करना, दोनों में से एक ने मान जाना है दूसरी साइड, क्योंकि धीरे धीरे लिखते पता चलेगा कि कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी नहीं, या उसके लिए अच्छी है। राइट। सो इफ यू आर टेलिंग द चाइल्ड कि इसमें दर्द है, इसमें यू नो मारा गया है, ही इज ऑल्सो लिसनिंग ना, ही इज ऑल्सो लिसनिंग। Yes. एक दिन इट विल टच हिम ऑल्सो, प्रोवाइडेड एनर्जी हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस की है। जब हमारी एनर्जी रिजेक्शन की जाती है, ये गलत है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, देन इट इज एन ईगो एंड ईगो क्लैश, कि मेरा सही आपके सही से क्लैश कर रहा है अभी। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आपने बचपन से खाया है, आपके अंदर वो कंडीशनिंग है कि वो अच्छा है, मेरे अंदर ये कंडीशनिंग है। लेट्स कीप राइटिंग, टॉकिंग विद रिस्पेक्ट, मतलब विद एन इंटेंशन ऑफ रिस्पेक्ट। सिर्फ यहाँ से पोलाइटली बात कर रहे हैं वो नहीं, Right. लिटरली सेइंग कि आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, हम अलग हैं, लेकिन हमारा उस बच्चे के लिए दोनों का इंटेंशन सही है। बात करते हैं रोज इस टॉपिक पे 5 मिनट के लिए, एंड यू विल कम टू एन आंसर विच विल बी राइट फॉर दैट चाइल्ड। ओके जो भी हमें हमारी अभी पॉडकास्ट की जो जर्नी रही है वो इतने खूबसूरत तरीके से फ्लो करी है, फ्रॉम सिंगल पीपल who are preparing for love, then initial days of falling in love, and then maturity of a relationship to marriage to now parenting. दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं इस जर्नी के, जिसके बिना हमारा ये पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं होगा, एंड वी हैव यू विद अस, वी रियली वांट टू टॉक अबाउट दीज टू। वन इज कपल्स इन ओल्ड एज, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊँगा, और दूसरा है ब्रेकअप। देयर आर सो मेनी पीपल जो टूटे हुए दिलों के साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एंड दे गो थ्रू so much in their life because after a breakup they are hurt, they're in self-doubt, they have angst, they keep remembering that person, they're not able to move on. There are so many verticals when it comes to after breakup journey. If you can just guide us a little bit on that how do we deal with a breakup, how do we heal after a breakup? सबसे पहले वी शुड बी हीलिंग इवन बिफोर गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप। वही अगेन सेल्फ केयर। Self, okay. सी सेल्फ केयर क्या करता है, हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। सेल्फ केयर क्या है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, मतलब आत्मा किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, सबके साथ है, सब चीजों के साथ है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। तो हाउ विल दैट लाइफ बी कि कुछ ठीक नहीं है तो भी हम यहाँ ठीक हैं, सिचुएशन क्राइसिस है, हम पीसफुल हैं, लोग गलत बिहेव कर रहे हैं, हम आराम से बात कर पा रहे हैं। दिस इज इमोशनल इंडिपेंडेंस, जहाँ आत्मा पावरफुल है, मतलब वो सिचुएशन के ऊपर उठ सकती है। इमोशनल डिपेंडेंस क्या होगी, कुछ भी बात मेरे अनुसार नहीं हुई, रिएक्ट, Right. अपसेट, इरिटेटेड। तो अगर मैं इमोशनल डिपेंडेंस की लाइफ लीड कर रही हूँ,
और फिर एक रिश्ते में कुछ होता है ऐसा, तो मेरे पास कैसे ताकत होगी उसको हैंडल करने की? लेकिन वो सिर्फ ब्रेकअप को हैंडल करने की ताकत नहीं होगी, नहीं रिश्ते को भी हैंडल करने की ताकत नहीं होगी बेसिकली। तो हर एक को सेल्फ केयर प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, दीज आर टूल्स जो इसको जैसे फिजिकल बिल्डअप स्टैमिना के लिए टूल्स हैं, इमोशनल बिल्डअप के लिए ये टूल्स हैं। तो ये हर एक को करना है, ठीक है। अब ब्रेकअप मीन्स यू आर लूजिंग अ पर्सन इन योर लाइफ, बट वी ऑल्सो लूज पीपल टू डेथ, राइट? और अब हम जिस युग में चल रहे हैं, इट्स रियली नॉट एज स्पेसिफिक एनी मोर। इट्स नॉट एज स्पेसिफिक। तो पहले हम थे, तुम कहते थे 85, 90 ऐसे या उसके ज़्यादा, तो इमोशनली मेंटली भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन होना शुरू हो जाता था। अभी तो इट इज सडन, अचानक। तो शक्ति चाहिए ना आत्मा के अंदर, तो वो शक्ति आती है बाय डेली सेल्फ एनर्जाइजिंग। अगर कोई भी अपनी लाइफ में आधा घंटा अपने लिए रख ले कि हर रोज सुबह उठ के वो मेडिटेशन करेंगे, इसका स्टैमिना बिल्डअप करेंगे, रोज स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, थोड़ा कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि वो फिर नहीं तो उसको सबको ऐसे ही धो देता है सारा। आप इसको 10 मिनट कंज्यूम करेंगे, उसको आप 6 घंटा कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन पे। तो इट्स लाइक 5 बादाम खाए लेकिन फिर सारा दिन तो सारा ही जंक फूड खाया, तो वो 5 बादाम कुछ कर नहीं पाते बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए 15-20 मिनट स्पिरिचुअल स्टडी, सारा दिन थोड़ा ध्यान, फिर आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे, इमोशनली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब यू कांट हर्ट मी, वो होगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है आई क्रिएटेड द हर्ट, आई विल हील माई सेल्फ। ऐसे नहीं आपने मुझे हर्ट किया, अब आप मुझे ठीक करो, खत्म हो जाता है। तो वो रिश्तों को भी बहुत अच्छा बना देता है। एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाती है उसमें। और एक जने का भी अगर रिस्पॉन्स ठीक होता है ना, तो रिश्ता अपने आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि एक तरफ से रस्सी छोड़ दी तो टग ऑफ वॉर होगी नहीं, टग ऑफ वॉर होगी नहीं। अगर एक ने भी छोड़ दी तो टग ऑफ वॉर नहीं होती है। तो रिश्ता भी उससे ठीक रहता है। फिर अगर एक जना नहीं है फॉर वट एवर रीजन, मूव्ड अवे और लेफ्ट द कॉस्ट्यूम, वो आत्मा के पास शक्ति होती है उसको भी हैंडल करने की, क्योंकि वो सोल इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सिचुएशंस के अंदर अपने मन का ध्यान रख सकती है। हम ब्रह्मा कुमारीज में जो आते हैं रोज सेंटर पर मेडिटेशन करने के लिए, इतने लोग आते हैं, even when they lose a family member, and not age specific also, even if somebody loses a child, इतनी प्रैक्टिस रोज की हो गई है यहाँ पर, वो वैक्यूम हमेशा रहेगा, आप मिस हमेशा करेंगे उस फैमिली मेंबर को, लेकिन वो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि मुझे मेडिटेशन करके उसको प्यार से आगे की जर्नी पर भेजना है। मुझे रोक कर उस आत्मा को दर्द नहीं भेजना जो ये कॉस्ट्यूम छोड़ के दूसरी जगह गई है। सो इवन इन दैट टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, बिल्कुल काम एंड स्टेबल, एंड घर के एनवायरनमेंट को बहुत प्योर, डिवाइन और एनर्जाइज्ड कर देते हैं ताकि उस सोल की जर्नी ब्यूटीफुल हो जाए। क्योंकि जब आप खुद को एनर्जाइज करेंगे ना, आपका रिश्ते ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। तो उस टाइम पर भी ये नहीं सोचते अब मेरा क्या होगा, कहते उसको किसके साथ भेजना है, कौन सी एनर्जी के साथ भेजना है। ये शक्ति है और ये बहुत इजी है, हर एक कर सकता है ये। मतलब वी कैन एक्चुअली होल्ड हैंड्स and meditate and ask the soul to leave who's in coma or who's not well, and doctor says nothing can be done, but वो नहीं जा रही है आत्मा शरीर से, तो एक्चुअली हाथ पकड़ के मेडिटेट करते हैं, पुरानी बातों का कुछ भी बात है क्षमा करो, शुक्रिया करो, और देखना सोल लीव कर देती है 15-20 मिनट के अंदर। सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर जीवन में हर चीज़ मुश्किल होती है। ध्यान दे दो तो हर चीज़ को फेस करना ईजी हो जाता है। दीदी, हमने जितनी भी बातें की हैं, चाहे जब हम सिंगल लोगों की बात कर रहे थे या रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, या फिर अभी जब हमने पेरेंटिंग की बात की है, या फिर अभी ब्रेकअप की भी बात की है, हर चीज़ घूम फिर के तो मैं हो सकता है आपसे बहुत अनफेयर सवाल कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ जर्नी, ये बहुत लंबा काम है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि हर रोज़ अपने आप को आधा घंटा दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं दीदी मुझे आप इस वक्त बताइए उस आधे घंटे में मुझे क्या करना है? हाँ, आधे घंटे में सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन नहीं देखना, ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। क्या करना है तो उसमें? मेडिटेशन मीन सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस
और मेडिटेशन में आप परमात्मा के साथ भी कनेक्ट करें. तो इट्स लाइक द बैटरी कनेक्टिंग टू द पावर हाउस. व्हाट डू वी डू इन दैट? इन द मेडिटेशन जी, प्रोसेस जी. यू विल सिट इन साइलेंस. आप अपने लिए एक जगह निकालेंगे. आप मेडिटेशन पहले सीखिए आकर. इट हैज़ टू बी लर्नड. क्योंकि हम कई बार ऑनलाइन जाते हैं और देखते हैं मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ जाना और कुछ नहीं सोचना. बट ऐसा नहीं होता. माइंड कोई ना कोई थॉट ले आएगा फिर से. तो मेडिटेशन 2 रिश्ते हैं. एक खुद का खुद के साथ रिश्ता और एक उसके साथ रिश्ता. ठीक है. जब ये 2 रिश्ते प्यारे बन जाते हैं ना, बाकी सबके साथ रिश्ता बहुत ईजी है. तो उसमें सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, उसको सिंक इन करने देना है सब कॉन्शियस के अंदर. मतलब हम वो बनते जाएंगे. और सेकेंड स्टेप है कनेक्टिंग टू द ओशन. आई एम अ पीसफुल सोल, ओशन ऑफ पीस. वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है. अभी तक हम क्या कहते थे? वो प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासे हैं. नहीं, वो प्यार का सागर है, हम उसके बच्चे हैं. तो हम कैसे होंगे? उसके जैसे. तो फिर वो मेडिटेशन में उसके साथ भी कनेक्शन, उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरना, थोड़ी सी इट्स लाइक स्ट्रेंथनिंग. जिम जैसे जाते हैं ना, बस वैसे ही वो यहाँ का मसल स्ट्रेंथन होने लगता है. 15-20 दिन 1 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा, अरे मेरा अभी रिएक्शन कम होने लगा है. उस टाइम नहीं करते रिएक्शन कम, वो अपने आप कम होने लगा है. क्योंकि रोज सुबह सुबह वो मसल स्ट्रेंथनिंग की है इंटरनल. और फिर सारा दिन में ध्यान रखें कि कर्म पर अटेंशन रखें. मेरा कर्म सही होना चाहिए. सारा दिन और स्ट्रेंथ बिल्डअप होती जाएगी. इट्स जस्ट अ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग. एक्चुअली ये नॉर्मल बन जाता है उसके बाद. और जैसे ये स्टैमिना नॉर्मल बनता है, चीज़ों को फेस करना डिफरेंट हो जाता है. एक मेरे जहन में बहुत ये सवाल आता है जब हम अपने घर के बाहर निकलते हैं. आई सी लॉट ऑफ ओल्ड कपल्स, यू नो, हु समवेयर आर मे बी ऑन द लास्ट फेज ऑफ देयर जर्नी. जब बच्चे हुए तो सारा उनका जो है एनर्जी बच्चों में चला गया, उनको बड़ा करने में, फिर उनकी पढ़ाई, फिर उनकी शादी, और एकदम से बच्चे फिर एक दिन करके अपनी अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं. और फिर वो दोनों आपस में सामने आते हैं और शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे को अनजाना भी पाते हैं क्योंकि इतने दिनों से कनेक्ट ही नहीं किया. कैन यू जस्ट टेक द old couples, I'm sorry I'm using this word old, but maybe who are now in that phase अपनी जिंदगी के, कि वो इस जिंदगी के फेज को एज अ कपल साथ में कैसे जिए? Again, there are only 2 souls. Yeah, है ना? Old and young is age of body. Right. कुछ भी नहीं है. Soul doesn't get old. अभी कुछ सालों में वो ओल्ड जिसको हम बोल रहे हैं वो यंग हो वो जाएगा. शरीर को छोड़ेंगे और बेबी बन जाएंगे आपके सामने. So actually संस्कार is not dependent on the age of the body. Physical vulnerability आ सकती है, physical dependency आ जाती है, कई बार financial dependency भी आ जाती है. Emotionally हम उतने ही strong है because the soul is emotionally strong, right? तो उतने ही strong है. तो वो रिश्ते में क्या करना है? Emotionally तो उतने ही strong है अभी. Physical dependency हो सकती है, physical support system हो सकता है. And main चीज़ होती है, अगर इस समय हमें lonely feel होता है तो हमें एक community का हिस्सा बनना चाहिए. जो हम देखते हैं ना मेडिटेशन सेंटर पे फॉर द एल्डरली, मतलब वो अपने आप में उनको एक बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली मिल जाती है. वो रोज सुबह सेंटर पर आते हैं, पूरा दिन दे कैन लिव अलोन आफ्टर दैट. क्योंकि सुबह का 1 घंटा हो गया ना, आप वो तैयार हुए, आए, आपने इकट्ठे मेडिटेशन किया, सबके साथ मिले, थोड़ी सेवा की, कर गया. कम्युनिटी, ऑल दैट सम पीपल डोंट आर नॉट एबल टू हैंडल इज लोनलीनेस, अकेलापन. तो अगर अकेलापन आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, बी अ पार्ट ऑफ सेवा. डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरे रिश्ते से मेरे पास खुशी आएगी. खुश रहने के तरीके ढूंढो. खुद नहीं कर पा रहे हो तो सेवा करो, कम्युनिटी में जाओ, कोई एनजीओ का हिस्सा बनो, कोई कुछ करो, अपने आप को एनर्जाइज रखो, फिर उस रिश्ते को मैजिकल बनाओ. अगेन उस एज में भी ऐसे नहीं खड़े होना है. इमोशनली, फिजिकल मेरी कोई ज़रूरत हो सकती है, फाइनेंशियल भी ज़रूरत, इमोशनल नहीं. और इस समय तो हम वो युग से गुजर रहे हैं, बच्चों के सामने भी इमोशनली ऐसे नहीं खड़े होना. उनको तो और भी ज़्यादा ऐसे देने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी बैटरी आपसे भी थोड़ा कम हुई है. क्योंकि बुरा लगता है ना, इस टाइम मेरे से बात भी नहीं की, पूछा नहीं, मेरी तरफ देखा नहीं. तो आई ऑलवेज टेल देम, उनके तो खुद के रिश्ते नहीं संभाले जा रहे उनसे, आप उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा करो अभी कुछ, because it's a fact. तो so that always should not become like a victim. विक्टिम बन जाते हैं ना. मेरा कोई ध्यान, फिजिकल ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इमोशनली आप एल्डरली होने से इमोशनली वीक नहीं हुए, फिजिकली वीक हुए, दैट्स फाइन. कुछ दिन पहले अमृता ने मुझे एक रील भेजी, तो उसमें जो मैडम थी वो बता रही थी कि जो पति अपनी पत्नी के रोज पाँव दबाता है तो पत्नी लक्ष्मी है, तो आपके घर में और लक्ष्मी आएगी.
फिर मैंने अमृता को उसके जवाब में एक रील भेजी। एक जनाब बता रहे थे भगवान नारायण को देखो, उनकी पत्नी उनके पाँव दबाती है। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा जब तक एक दूसरे का गला नहीं दबा रहे तब तक सब कुछ ठीक है। हर चीज जो हम देखते भी ना उसका डीपर मीनिंग हमेशा समझना होता है कि क्या मीनिंग क्या है, क्या जी। क्या कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब एक एक मिनट में देखते हैं तो उतना टाइम नहीं होता उसका मीनिंग समझने के पीछे भी। तो उसको बस लिटरली लेते भी नहीं है, जस्ट देख भी लिया तो वो हमारी सबकॉन्शियस की रिकॉर्डिंग में चला जाता है। दैट इज द थिंग, वो जाता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से कंटेंट लेना चाहिए, बहुत ध्यान क्योंकि से वो आपको बना रहा है। यस यस, कंटेंट आपको बना रहा है एज अ पर्सन। वो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी संस्कारों पर अफेक्ट कर रहा है। वाह। तो कंटेंट इज इमोशनल डाइट। तो कंटेंट क्रिएट्स थॉट्स, थॉट्स से संस्कार, संस्कार से कर्म, कर्म से भाग्य। तो कंटेंट इज इक्वल टू भाग्य। कंटेंट चेंज, भाग्य चेंज। तो अगर आप देखें, ये जर्नी भी देखें 30-40 इयर्स की, तो चाहे वो डिवोर्स बढ़ा जी, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े, चाहे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी बढ़े, और चाहे रिलेशनशिप इश्यूज भी बढ़े, कंटेंट भी साथ साथ बढ़ रहा था, कट्ठे कट्ठे। You know, we are starting this year 2025 with you, and which is really really special for us personally, हमारे चैनल के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। इस पॉडकास्ट को मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अगर हम इसको ऐसे खत्म करें आज के लिए, कोई ऐसी 3 अफर्मेशंस, एक कुछ ऐसा जो सब कपल्स पूरी दुनिया में जहाँ पे बैठे हैं इस वक्त, हम भी इंक्लूडिंग, अपनी जिंदगी में लेकर आए, वो क्या अफर्मेशंस रोज हम करें, जस्ट टू बिल्ड कपल अफर्मेशंस टू बिल्ड आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्गर एज अ टीम। हाँ, तो पहले पर्सनल होगी, फिर रिलेशनशिप में वो जाएगी। ठीक है। सो लाइक वी सॉ इन द बिगिनिंग, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई रेडिएट लव। ये 3 मेरे अपने हो गए सेल्फ के लिए। ठीक है। फिर चौथा आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी। दिस इज माई अफर्मेशन। आप नाम से करो, किसी भी रिश्ते के लिए आप कर सकते हो। किसी के साथ भी अगर थोड़ा सा भी है, आई एक्सेप्ट, दे एक्सेप्ट मी। ये दोनों लाइन हमें अपने अफर्मेशन में डालनी है कि मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। सो आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी, आवर रिलेशनशिप स्टैंड स्ट्रॉन्ग on trust and respect. Wow. Past is past, it's over. Wow. बिंदी लगाई, I release, I let go. क्या बात है। And from today, my every karma is at the highest vibration. रोज करेंगे, रोज करेंगे। Wow. And I am a giver in this relationship. तो दोनों गिवर बोलेंगे तो आप सोचो बहुत मैजिकल हो जाएगी एनर्जी। Every word is a karma. If 100 people also listen to it, if 10 people get influenced and it is not the right word, gone. It's not just a conversation. Yeah, of course, yes. It's a big karmic responsibility. That's why content karmic responsibility is very, very high. Very, very high. क्योंकि वो किसी की डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर देगी। बिल्कुल। Wow, and we are so blessed to have you. I think Seriously. whatever we have learned today at the starting of this year about filling your own spiritual strength and that own spiritual cup by daily affirmations, by taking a spiritual recourse, you know, by radiating just love and trying to say that I'm a giver, even if I'm not getting anything from the opposite person. Yes, yes. You know, I will be the giver in this छोटी relationship. चीज बता, while you're giving, you're the first one who's getting. क्योंकि अभी हमने जैसे कहा ना कि even if you're not getting, keep giving. तो ये Yes. अब सुन के बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा Yes. कि मतलब मुझे नहीं मिले, मैं देता रहूं या देती रहूं तो कब तक। बिल्कुल। तो जो एनर्जी आप क्रिएट करते हैं और देते हैं, सबसे पहले आप उसको फील कर रहे हैं। लेट्स से आपने गुस्सा किया, दूसरे पर असर हुआ या नहीं हुआ, आपको एक्सपीरियंस हो गया गुस्से का। तो जो आप देते हैं वही आप पहले फील करते हैं। तो देने के टाइम यू आर फीलिंग। अब आप हर्ट क्रिएट करो तो यू आर इन पेन, फिर वो दर्द सामने वाले तक जाएगा। फिर आप 1 सेकंड में बोलो इट्स ओके, ओवर, आई रिलीज, आई लेट गो, आप अच्छा फील करेंगे। फिर दूसरा जना अपना टाइम लगाएगा अच्छा फील होने में। तो जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, द फर्स्ट पर्सन टू बेनिफिट इज यू। तो देने में ही लेना समाया हुआ है। Wow. लेना ऐसे नहीं है, देते समय यू आर क्रिएटिंग द एनर्जी, इट्स गोइंग देयर। तो सम्मान चाहिए, सबको सम्मान दो, प्यार चाहिए, सबको प्यार दो, भर जाओगे।
क्या बात है। So because energy create हो रही है ना, you're creating that energy and you're giving. So it's not like I am a victim giving to everybody, nobody is giving me, बिचारी मैं, not like that. Not like that. It's strength. It's power. कि मैं dependent नहीं हूँ. जैसे आज हर एक चाहता है ना freedom, physical independence, social independence. मुझे नहीं फर्क पड़ता समाज क्या कहता है, social independence, financial independence, emotional independence. कि मेरे मन की स्थिति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है. So that means I radiate that peace and love. So who's going to be peaceful? I. तो जो आप दे रहे हैं पहले वो आप हैं, और जितना देंगे उतना ये बढ़ता जाएगा. ये कप देने से बढ़ता है. ये कप देने से बढ़ता है. आप एक सेकंड में अभी बोलो खत्म करते ना कल रात को जो बात हुई, forget, it's over. Nice new day for you. आप हैप्पी रहेंगे आज पूरा दिन. दूसरा बंदा चाहे टाइम लगा ले थोड़ा सा, यू विल बी हैप्पी टुडे. सो देने में लेना है, देने में विक्टिम नहीं है. देने में देना वही एक महानता है, लेकिन देने से आपकी महानता और बढ़ती जाएगी, आपकी पावर और बढ़ती जाएगी. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो जब आपको मैं सुनता हूँ, चाहे आमने सामने बैठ के या सोशल मीडिया पे भी फॉलो यू, तब बार बार वो दो लाइनें हैं जो जहन में आती हैं आपको सुनते हुए कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया. एंड आई थिंक आज इफ़ आई कैन से रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोई चीज़ है तो ऑल दोस हु आर वाचिंग एंड टेकिंग आउट फ्रॉम दिस, मतलब people who will get affected in a positive with this, मतलब we are blessed that like you said now, हम एक जरिया बने और ऊपर वाला हमको जरिया बनाए. तो आज ये जो जरिया बने हम इस चीज़ को सब तक पहुंचाने के लिए, we have to just thank the Almighty for that and thank you for that. शुक्रिया. Thank you. Thank you. Couple of things. Couple of things.